इतिहास पढ़ने जो जा रहे हैं हम लोग, उसमें हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। प्राचीन काल का मैंने 7 घंटा का वीडियो डाल चुका हूँ, जाके देख लीजिएगा, नहीं देखे हैं तो। जितने भी प्राचीन इतिहास पाषाण काल से लेके हमारे गुप्त काल का अंतिम और दक्षिण साउथ इंडिया का प्राचीन, सारा मैं कर चुका हूँ। अब चल रहे हैं मध्यकालीन भारत इतिहास का, जिसमें भारत का मुस्लिम आक्रमण जो हुआ था, वहाँ से शुरू करेंगे और फिर दिल्ली सल्तनत खत्म करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे थोड़ी-सी सूफी जो भक्ति आएँगे मध्यकालीन में, उनकी बात करेंगे, फिर हम मुगल वंश पढ़ेंगे। मैं कोशिश करता हूँ जहाँ तक हो सकता है वीडियो को मैं समाप्त करने की कोशिश करूँगा। अगर लगातार चलता रहा तो चलता रहेगा। तो आप यहाँ पे देखिए, भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः कहाँ के निवासी थे? बता सकते हैं? तो अरब के निवासी थे। अगर आपसे पूछेगा कि भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो अरब के निवासी माने जाते थे। वर्ष 711 ईस्वी में वर्ष 711 ईस्वी में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया? तो हम बताएंगे उबैदुल्ला के नेतृत्व में किया गया था। मतलब 711 वर्ष में अगर देखा जाए तो भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था, जो कि किसके नेतृत्व में हुआ था? कौन था? उबैदुल्ला नाम का जो था वही आक्रमण किया था, इसी के नेतृत्व में हुआ था। अब चलिए देखिए, 711 में तो हम पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं हम लोग 712। 712 क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम की बात होगी। तो वर्ष 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर क्या किया? ठट्टा के समीप स्थित देवल बंदरगाह को अपने अधिकार में ले लिया। कौन ले लिया देवल बंदरगाह को? मोहम्मद बिन कासिम ने। किसे हराकर? राजा दाहिर को हराकर। कहाँ था राजा दाहिर? सिंध पर राज कर रहा था उसको। कब? वर्ष अगर पूछे तो 712 में। तो 712 में आक्रमण कौन किया भारत पर? मोहम्मद बिन कासिम ने। कहाँ किया? सिंध पर। अब तो पाकिस्तान चला गया, पहले भारत में ही था ना। और भी बात करते हैं, सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त किया? तो मुल्तान पर किया था, जिसे स्वर्ण नगरी कहा जाता था। याद रखिएगा, तो मुल्तान स्वर्ण नगरी पर किया था। तो सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम का अंतिम भी विजय था। अंतिम विजय इसी को माना जाता है। तो मुल्तान को। किसे? मुल्तान को। तो किसे माना जाता है? मुल्तान को, मुल्तान नगर को, जिसे स्वर्ण नगरी कहा जाता है। भारत में जजिया कर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन है? बताइए। तो ये मोहम्मद बिन कासिम का नाम आता है। समझ गए? मतलब जजिया कर लगाने वाला मोहम्मद बिन कासिम आएगा। आगे पढ़ेंगे जजिया कर ब्राह्मणों पे कौन लगाया था, ये अगर आपको याद है तो कमेंट कीजिए, नहीं तो मैं जब दिल्ली सल्तनत पढ़ाऊंगा तो उसमें क्लियर कर दूंगा। ये सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा किसका प्रचलन प्रारंभ किया गया? तो हम बताएंगे ऊंट पालन तथा खजूर की खेती। तो आपसे पूछेगा सिंध क्षेत्र में जब जाइएगा ना सर, तो अरब द्वारा जो है क्या किया गया? एक प्रचलन शुरू किया गया। तो किसकी प्रचलन कहिए? तो ऊंट पालन की प्रचलन शुरू कर दिया गया। ऊंट पालिए और भाई उसका जो है, जैसे हम लोग गाय पालते हैं, बैल पालते थे, है ना, तो उसी तरह ऊंट पाले जाते थे। तो ऊंट पालन शुरू कर दिया, ठीक है। किसने? अरबों द्वारा शुरू किया गया। और खजूर की खेती भी की गई। तो खजूर की खेती भी होती थी, तो उधर ज्यादातर बालू रेगिस्तान टाइप का एरिया है, तो ऊंट तो जरूरी है ना, और खजूर की खेती भी शुरू हो गई थी, तो इसके लिए फायदा हुआ। तो कौन किया सिंध क्षेत्र में शुरू? अरब द्वारा शुरू किया गया। अरबों के पश्चात भारत में किन विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हुआ? तो हम जानते हैं तुर्कों का हो गया था। अब अरब के बाद कौन आ गया? तुर्की आ गए। गजनवी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो हम बताएंगे क्या बताइएगा? अल्पतगीन गजनी द्वारा किया गया। अल्पतगीन याद रखिएगा, गजनी द्वारा किया गया। किसका? गजनी वंश की स्थापना। और ये कौन थे गजनी वंश के? तुर्की थे, याद रखिएगा। अरब के कौन था? मोहम्मद बिन कासिम अरब से आया था, है ना, तो ये भी ध्यान रखना होगा। देखिए, ये सवाल को ध्यान से सुनिएगा। भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया? बताइएगा। तो तुर्की आक्रमण जब भारत पर किया गया था, तो याद रखिएगा कि गजनी वंश आया था। तो गजनी वंश का ही जो है एक शासक था, जिसका नाम शुतगिन गजनी है। इसी के द्वारा जो है भारत पर प्रथम आक्रमण किया गया था, जो कि तुर्की आक्रमण के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। और अरब का कौन था? मोहम्मद बिन कासिम का नाम सुने होंगे। चलिए, ये बात तो क्लियर हो गई। लेकिन इससे पहले भी आक्रमण हुआ था, पता है ना। अगर पूछे मुस्लिम आक्रमण, तो याद रखिएगा
उबैदुल्ला बता दीजिएगा। 12 में जो है मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के जो राजा है दाहिर को पराजित किया था और देवल बंदरगाह को अधिकारित किया था। तो 712 में मोहम्मद बिन कासिम और सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण उबैदुल्ला बताइएगा, मुस्लिम आक्रमण। और प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी अगर वंश पूछे कि कौन था या कौन से क्षेत्र का था तो हम बताएंगे अरब का था। ठीक है, ये क्लियर मैंने कर दिया। तो आपसे पूछेगा कि वर्ष 712 में भारत पर सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था, तो हम बताएंगे मोहम्मद बिन कासिम था। तुर्की आक्रमण जो था भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण पूछे तो सुबतगिन गजनी द्वारा, जो कि सफल नहीं माना जाता है। और एक और था कि सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण पूछे तो उबैदुल्ला बता दीजिएगा, जो कि 711 में किया था, जो कि सफल नहीं था। ये भी ध्यान रखना होगा, ये सब सवाल पूछेगा तो। ठीक है, और मुस्लिम आक्रमण अगर प्रथम किया था तो अरब मुस्लिम आक्रमण किया था। ठीक है, ये जान लीजिए। और 712 में अगर सफलतापूर्वक जो मुस्लिम आक्रमण किया था भारत में, वो करने वाला मोहम्मद कौन है, बिन कासिम था। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। ये हर ढंग से मैंने क्वेश्चन घुमाया है, आपको याद हो जाना चाहिए। और भी देखिए, सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त किया था, तो किस नगर पर अंतिम विजय प्राप्त किया था पता है, मुल्तान पर किया था, जिसे स्वर्ण नगरी कहा जाता था। समझ गए, तो स्वर्ण नगरी के नाम से जो जानते हैं ना, वो मुल्तान के नाम से भी जाना जाता था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किया था, जीता था मुल्तान को। ये बताइएगा, सिंध क्षेत्र में आता है, पहले भारत में ही आता था तो क्षेत्र के हिसाब से बटा था, प्रांत के हिसाब से ऐसे बांटते थे। आगे बात करते हैं, भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन है। प्रथम शासक अगर पूछेगा तो मोहम्मद बिन कासिम ही था। तो जैसे ही पूछेगा भारत में जजिया कर लगाने वाला कौन है प्रथम शासक भाई, तो हम बताएंगे मोहम्मद बिन कासिम है जी, जो कि क्या है, ये वास्तविक कहिए मुस्लिम आक्रमण करने वाला, सफलतापूर्वक आक्रमण किया था भारत में। इस क्षेत्र में अरबों द्वारा किसका प्रचलन प्रारंभ किया गया, तो हम जानते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम आया था और सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया था, अरब का ही था। तो अरबों द्वारा एक प्रचलन चलाया गया ऊंट पालन और खजूर की खेती। तो ऊंट पालन और खजूर की खेती के लिए जाना जाता है। ठीक है, प्रचलन शुरू किया कि भाई ऊंट पालन रखिए, बिजनेस व्यापार बढ़ाने के लिए, और खजूर की खेती कीजिए। अरब के पश्चात भारत में किन विदेशी आक्रमणों जो है आक्रमणकारियों का आगमन हुआ, तो हम बताएंगे तुर्की का हुआ। और सही बात है, अरब के बाद तुर्की का ही आक्रमण हुआ था ना, ये भी बात सही है, जो कि हम लोग पढ़ रहे थे। तो अरब के पश्चात अगर पूछे भारत में तो हम बताएंगे तुर्की का। तुर्की में जो है गजनी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो अल्पतगीन गजनी के द्वारा की गई। ये भी सवाल भी हम लोग पढ़े हैं। तो आपसे पूछेगा तुर्की मतलब गजनी वंश, तो गजनी वंश किससे संबंधित है, तुर्की से, याद रखिएगा। और तुर्की से आए थे, इसकी स्थापना करने का श्रेय जाता है अल्पतगीन गजनी के द्वारा। ये बात हो गई, अल्पतगीन गजनी के द्वारा। अगर आपसे पूछेगा कि भारत पर जो है सर्वप्रथम तुर्की आक्रमण बताएगा, तो हम बताएंगे सुबतगीन गजनी के द्वारा। तो अगर पूछेगा भारत में प्रथम तुर्की आक्रमण, तो सुबतगीन गजनी। अगर आपसे पूछेगा कि सुबतगीन गजनी ने अपने आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत के किस हिंदू शाही शासक को पराजित किया था, तो हम बताएंगे जयपाल को पराजित किया था। तो अगर आपसे पूछे सुबतगीन गजनी ने जो कि भारत पे प्रथम आक्रमण किया था, जो कि तुर्की का था इसलिए बोला जाता है, और ये जब किया था तो पश्चिमोत्तर तरफ किया था, और पश्चिमोत्तर में जो है हिंदू शाही एक शासक था, शासक कहिए राजा कहिए, राजा था, जो कि जिसका नाम जयपाल था, जो कि हार गया था बेचारा। ठीक है, आगे बात करते हैं। मोहम्मद गजनी द्वारा जो है वर्ष 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण के दौरान गुजरात का शासक कौन था, तो भीम प्रथम था। कौन था, भीम जी प्रथम जी थे। समझ गया, तो आपसे पूछेगा गुजरात का शासक कौन था, भीम प्रथम। कब, जब सोमनाथ पे आक्रमण किया था। कौन किया था, तो महमूद बोलिए, मोहम्मद गजनवी बोल दीजिए, जो कि कब किया था, सोमनाथ पे 1025 में किया था। समझ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। गजनवी जो है तुर्की का था, याद रखिएगा। मोहम्मद बिन कासिम अरब का था, याद रखना होगा। अब देखिए, महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 से 1027 ईस्वी
कि मध्य जो है 17 बार आक्रमण किया था। मतलब आगे तो 1000 चल जाइए, 1000 से लेके 1027 तक जो रहा, इतना दिन तो रहा एकदम माना जाता है मोहम्मद गज़नवी, ठीक है। महमूद गज़नवी बोलिए, मोहम्मद गज़नवी बोलिए, जो कि भारत पर आक्रमण किया कितना बार? 17 बार। आता था, लूट के ले जाता था, ये था, ठीक है। मोहम्मद गज़नवी, अगर आएगा मोहम्मद, कौन आएगा? जो रहेगा, उसका नाम बताइए। मोहम्मद गौरी, वो आएगा तो रहेगा। तो मोहम्मद गज़नवी जो है आता था, लूटता था, चला जाता था। तो भारत पे 17 बार आक्रमण किया था। उसका समय काल अगर बोले तो 1000 से 1027 तक बोलेगा। इसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था भारत की धन संपदा को लूटना। मतलब डकैत था ये, ठीक है। राजा कुछ कहिएगा, डकैत था, लूटना, ना कि साम्राज्य की स्थापना करना। ये लूटता था, अपना ले जाता था अपने साम्राज्य में और जाके क्या करता था? लोगों को, पब्लिक को, राजा को, मतलब राजा बन के लोगों को देता था। ये लूटने का काम करता था। डकैत था, डकैत। हम बता देते हैं आपको कि मोहम्मद गज़नवी के साथ भारत आने वाला प्रथम इतिहासकार कौन था पता है? अल-बरूनी। अल-बरूनी बोला जाता है, अल-बरूनी। तो अगर पूछे आपसे कि महमूद गज़नवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? तो बताना है अल-बरूनी था। अल-बरूनी जो है किसके शासनकाल में आया? तो मोहम्मद गज़नवी के शासनकाल में आया था। और ये क्या था अल-बरूनी? ये अल-बरूनी जो था प्रसिद्ध इतिहासकार था। इसके बारे में अगर चलते हैं तो जानते हैं कि ये कौन-सा किताब लिखा है। अल-बरूनी के बारे में अगर देखा जाए तो अल-बरूनी द्वारा किताब उल हिंद, उतवी द्वारा किताब उल यामनी तथा फिरदौसी द्वारा जो है शाहनामा नामक पुस्तक की रचना की गई। तो याद रखिएगा, अल-बरूनी के बारे में पूछे तो इसके द्वारा किताब उल हिंद लिखा गया। किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखा गया? तो प्रसिद्ध इतिहासकार अल-बरूनी के द्वारा। ये किसके शासनकाल में आया था? गज़नवी के शासनकाल में आया था। एक उतवी का भी नाम आता है। उतवी द्वारा लिखा गया था किताब उल यामनी। तो याद रखना, हिंद अगर आ जाए तो अल-बरूनी लगा दीजिएगा, अगर यामनी आ जाए तो उतवी लगा दीजिएगा। और फिरदौसी ने लिखा था शहनामा। शहनामा शब्द आ जाए तो फिरदौसी लगा दीजिएगा। पूर्व का होमर बोला जाता है फिरदौसी को, ठीक है। ये सब रचना किताब हुई थी, समझ जाइए। महमूद गज़नवी के पश्चात मोहम्मद गौरी द्वारा भारत का प्रथम आक्रमण किस वर्ष किया गया? तो वर्ष 1175 में किया गया था, और वो भी मुल्तान, याद रखना होगा। तो आपसे पूछेगा कि मोहम्मद जो गज़नवी था, महमूद गज़नवी बोलिए, मोहम्मद गज़नवी कभी-कभी दे देता है, ध्यान रखना होगा। तो मोहम्मद गज़नवी के पश्चात आया था मोहम्मद गौरी, ठीक है। मोहम्मद गौरी द्वारा आक्रमण किया गया। तो भारत पर प्रथम आक्रमण किस वर्ष हुआ? जब मोहम्मद गौरी आए तो 1175 बताया जाता है, वो भी मुल्तान पर बताया जाता है, ठीक है। ये भी बात सही हो गया। अगर मैं बात करूँ और भी, तो मोहम्मद गौरी की बात करते हैं। मोहम्मद गौरी को वर्ष 1178 ईस्वी में, ठीक है, पाटन जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पाटन पर आक्रमण करने के दौरान किसके द्वारा पराजित किया गया? तो वो भीम द्वितीय के द्वारा पराजित किया गया। सोचिए, भीम द्वितीय के द्वारा पराजित कर दिया गया था, जिसका नाम मूल्यराज था। भीम द्वितीय का दूसरा नाम अगर पूछे तो मूल्यराज बता दिएगा। तो मूल्यराज द्वारा जो है पराजित हो गया था। कौन? मोहम्मद गौरी, याद रखना है। कब? 1178 में। तो मोहम्मद गौरी को 1178 में अहिंद, देखिए अनहिलवाड़ा जिसे हम पाटन बोलते हैं अभी, पर जो है आक्रमण करने, और जब आक्रमण कर रहा था उसी के दौरान जो है भीम द्वितीय ने इसे पराजित कर दिया था। अगर आपसे पूछे तराइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया, बता सकते हैं? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, जिसे हम पृथ्वीराज तृतीय भी बोलते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय बोल दीजिए। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध है और द्वितीय युद्ध हुआ, दोनों हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच हुआ था, जो कि तृतीय बोला जाता है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो पहला जो हुआ था और दूसरा जो हुआ था, हम देखें दोनों बता देते हैं यहाँ पे। तो देखिए, तराइन के अगर प्रथम युद्ध की बात करेंगे, तराइन का प्रथम युद्ध की अगर बात करें, ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच हुआ था, ये हम जान गए। तो प्रथम जो हुआ था 1191 में हुआ था, मतलब 1191 में जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज
तृतीय के बीच लड़ाई हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी हार गया था, पराजित हो गया था, लेकिन पृथ्वीराज जीत गए थे। लेकिन दूसरा में जो है छल हो गया इनके साथ। जब छल हुआ तो द्वितीय जब हुआ, ये तुरंत 1 साल बाद हुआ, 1192 में हुआ था। क्योंकि यही गलती हो गया कि पृथ्वीराज तृतीय जो है छोड़ना नहीं चाहिए था इसे, मोहम्मद गौरी को। छोड़ दिए, यही सबसे बड़ी बात है। नहीं छोड़ते तो आज ये मर जाता। लेकिन चलिए, दयावान आदमी को तो मृत्यु जल्दी बुलाती है, इसलिए उनकी मृत्यु लिखा हुआ था मोहम्मद गौरी से ही, दुश्मन से ही। तो इसलिए 1192 में फिर युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी विजित हो गया था और पृथ्वीराज तृतीय, जिसे पृथ्वीराज चौहान तृतीय बोलते हैं, वो हार गए थे। चलिए, ये बात तो है। अगर मैं बात करूं, मोहम्मद गौरी ने जो है कन्नौज के शासक जयचंद को किस युद्ध में जो है पराजित किया, तो चंद्रवदाई के युद्ध में पराजित किया था, 1194 में किया था। अब ऐसा नहीं, जब दुश्मन का मदद कीजिएगा तो जान रहा है कि जब अपना जो पड़ोसी है उसको नहीं ये मतलब धोखा दे दिया तो हमें कैसे नहीं देगा। यही कहा जाता है कि विश्वास उसी पे कीजिए जो आपके योग्य हो, और विश्वास खुद से ज़्यादा अभी किसी पे मत कीजिए इस युग में, मैं यही कहता हूँ। हाँ, किसी के साथ छल नहीं कीजिए, समझ के समझदारी के साथ कीजिए। तो याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? चंद्रवदाई का एक युद्ध हुआ था, उसमें पराजित कर दिया था। किसे? जयचंद को। और जयचंद ही तो है जो कि छल कर दिया था, समझ गए? तो मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के एक शासक था जयचंद, उसको हरा दिया था। तो उस जब युद्ध हुआ मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच, उसका युद्ध का नाम चंद्रवदाई युद्ध था, जो कि 1194 में हुआ था, 1194 ईस्वी में हुआ था, जिसमें बेचारा जयचंद हार गया था, मोहम्मद गौरी जीत गया था। वहीं से तो शुरू कर दिया मोहम्मद गौरी अपना सत्ता। अगर आपसे पूछे मोहम्मद गौरी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध अगर सूफी संत पूछे कौन थे, तो बताइएगा शेख मुद्दीन चिश्ती थे। कौन थे? शेख मुद्दीन चिश्ती जी थे। सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति की बात करते हैं, किस मुस्लिम शासक के द्वारा बनाई गई थी? तो हम बताएंगे मोहम्मद गौरी के द्वारा बनाई गई थी। तो सही बात है, सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की अगर आकृति की बात करेंगे ना, तो हम बताएंगे मोहम्मद गौरी ही बनाया था। और मोहम्मद गौरी ने कौन से सूफी संत आए थे? तो शेख मुद्दीन चिश्ती आए थे, प्रसिद्ध थे वो, भारत आने वाले थे, ठीक है, मतलब भारत आए थे। अब यहाँ पे थोड़ा सा सुनिए, बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का एक साधारण दास था। तो बख्तियार खिलजी जो था वो मोहम्मद गौरी का क्या था? दास था, जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की। तो बख्तियार खिलजी जो है बंगाल और बिहार पर जो है राज कर लिया था, कब्जा कर लिया था। बख्तियार खिलजी के बारे में सुने ही है, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में सुने होंगे, विनाश कर दिया था। इसने अपने आक्रमण के दौरान नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। तो बख्तियार खिलजी का नाम आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय, आप देख ही रहे हैं, जाइएगा तो विनाश का कारण यही है, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। मतलब विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि बिहार में ही है, जो कि भागलपुर में है, ठीक है। तो देखिए, तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला, ये 3 जो है ना बहुत ही फेमस है। सबसे पुराना हमारा तक्षशिला है, उसके बाद हमारा नालंदा विक्रमशिला माना जाता है। तो ये ध्यान रखना होगा। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य पर 3 गुलामों द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया। तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु जब हुआ था उसके बाद जो है 3 उसके पास गुलाम थे, और 3 गुलाम जो थे बहुत ही अच्छे थे, जो कि उन्होंने कंट्रोल किया था, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम सुनिएगा, जो कि जाके आगे शासक बन जाता है और पूरा संभालेगा दिल्ली सल्तनत को, ठीक है। और एक और था कुवाच, ये भी जो है क्या था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और यालदोज बोला जाता है, ठीक है, कभी-कभी आलदोज लगा देता है, तो ध्यान रखना है, नेट पे आलदोज कर दिया है। तो आलदोज, कुवाच और कुतुबुद्दीन ऐबक, ये तीनों जो है कंट्रोल करते थे, और तीनों गुलाम थे किसके? मोहम्मद गौरी के। ये हो गए क्लियर। चलिए, ये तो बात हो गई। अब हम पढ़ेंगे गुलाम वंश, खिलजी वंश, ये सब जो है हम लास्ट में पढ़ेंगे, अंतिम में, क्योंकि अंतिम में थोड़ा फन करेंगे, कॉमेडी करेंगे। तो ऑनलाइन तो आगे खत्म कर दें, क्योंकि ये पढ़ लीजिएगा ना तो उसको हमको समझाने में आसानी होगी और कॉमेडी करने में भी आसानी होगी। गुलाम वंश की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई? अब हम गुलाम वंश पढ़ेंगे। तो गुलाम वंश पढ़ रहे हैं, उससे पहले एक पॉइंट जो होता है वो हम बता देते हैं। पॉइंट में क्या है कि भारतीय जो जनता के लिए जो हिंदू शब्द का जो है प्रयोग जो हुआ था सर्वप्रथम, वो अरबों द्वारा ही प्रयोग हुआ था। तो हिंदू शब्द जो निकला है ना भारतीयों के लिए, वो अरब
द्वारा किया गया है? अब बताइए अरब से संबंधित कौन है? मोहम्मद गजनवी या और कोई? अब हम चलेंगे गुलाम वंश। क्या करेंगे? गुलाम वंश। गुलाम वंश में पहला जो सवाल है, आराम से चलेंगे, प्यार-प्यार से चलेंगे। गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो गुलाम वंश की स्थापना अगर पूछेगा तो बताएँगे कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई। अच्छा, किसके द्वारा की गई? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। क्या किया गया? गुलाम वंश की स्थापना किया गया। चलिए ये भी बात है। 25 जून 1206 देखिए ये डेट पूछे चाहे ना पूछे 25 जून, लेकिन ये पूछेगा कि 1206 ये पूछेगा, ठीक है? तो 25 जून 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक किस स्थान पर किया गया? तो हम बताएँगे लाहौर में किया गया। तो आपसे पूछेगा लाहौर में किसका राज्याभिषेक हुआ भाई? तो बताएँगे कुतुबुद्दीन ऐबक का हुआ। कब हुआ? तो 1206 में हुआ। ठीक है, मतलब 1206 में गद्दी पे बैठ गया था। कहाँ? लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी जो है किसे घोषित किया? तो लाहौर में। जहाँ राज्याभिषेक होगा वहीं राजधानी घोषित कर दिया ये। कहाँ क्या था? लाहौर में। और याद रखिएगा कुतुबुद्दीन का राजधानी अगर पूछे गुलाम वंश की राजधानी तो लाहौर बता दीजिएगा। और ये बात करें भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। मतलब तुर्की राज्य के अगर संस्थापक के रूप में अगर हम देखेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक को करेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि ये भारत में किया था। मोहम्मद गौरी तो इसको बैठा दिया था ना, मोहम्मद गौरी को मेन नहीं माना जाता है। इसके बाद भी और भी राजा आएँगे जो कि कुतुबुद्दीन से ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होगा। कौन होगा? आप जानते हैं उसके बारे में, लेकिन हम आगे बात करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसने केवल मलिक और सिपाह, क्या बोलिएगा? सिपाह, सलारा, सलारा बोलिए, सलार बोलिए, एक ही है, का पद धारण किया। तो आपसे पूछेगा कि मलिक का पद धारण किया, सुल्तान की उपाधि नहीं लिया था। समझिए, सुल्तान की उपाधि नहीं लिया था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये भी जान लीजिए। पद पे बैठा हुआ था और सिर्फ पद निभा रहा था, मलिक का काम कर रहा था या सिपहल सालारा का काम कर रहा था। ठीक है ना? सालारा ऐसे बोलिएगा। अब बात करते हैं क्यों ऐसा था? तो सुनिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता तथा अत्यधिक दान देने के लिए कौन-सी उपाधि दी गई? तो हम बताएँगे लाख बख्श की उपाधि दी गई। क्या दी गई? लाख बख्श। लाख बख्श बोला जाता था किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्यों? क्योंकि वो उदार था और अत्यधिक दान देता था। ये तो याद हो गए। और भी बात करते हैं। अत्यंत सुरीली आवाज़ में कुरान पढ़ने के कारण ऐबक को किस उपाधि से नवाजा गया? तो हम बताएँगे कुरान। कुरान क्या बताइएगा? ख्वाओ। कुरान ख्वाओ के नाम से पुकारा गया। किसे पुकारा गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्यों पुकारा गया? क्योंकि वो कुरान जो पढ़ता था वो सुरीली आवाज़ में पढ़ता था, इसलिए उसे उपाधि दी गई कुरान ख्वाओ। ठीक है? किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। भारत की प्रथम मस्जिद कुबत-उल-इस्लाम की स्थापना जो है किसके द्वारा करवाई गई? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया। यहीं से शुरू हो जाता है। ठीक है? अपना मन हुआ, मंदिर बनवा दिया, मस्जिद बनवा दिया। ठीक है? तो भारत के अगर प्रथम मस्जिद की अगर बात करेंगे, तो भारत में जो मस्जिद बना उसका नाम है कुबत-उल-इस्लाम, जो कि अपने नाम पे रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुबत कुतुबुद्दीन ऐबक। तो याद रखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कर दिया था और अपने नाम पे ही एक तरह से बना दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण क्या किया? प्रारंभ करवाया। तो आपसे पूछेगा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो कुतुब मीनार जो बनवाया, निर्माण करवाया, क्यों करवाया? तो ये करवाया सूफी संत थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, नाम ही है काकी, बख्तियार काकी। इनके लिए कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया। ठीक है? या इनकी याद में बोलिए या इनके मतलब एक तरह से इन लोग के लिए भगवान थे ये सब। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? बताइए। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु बताया जाता है कि हम 1206 में गद्दी पे बैठा और 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है, तो 1210 में हो गया। कैसे हो गया पता है? चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर जान चली गई। तो घोड़े से गिरकर जो जान गई और चौगान का मतलब होता था कि घोड़े पे खेलकर मारा जाता था। ठीक है ना? उससे बोला जाता था। चौगान खेलते हुए वो गिर गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसके जो पुत्र आराम शाह था, अपने पदस्थ कर गुलाम वंश का अगला शासक कौन बना?
बताइएगा, तो इल्तुतमिश बना। देखिए क्या हुआ ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले क्या हुआ था कि उसका पुत्र आराम सा था, जो कि गद्दी पे बैठा था, लेकिन असफल रह गया, मतलब पद पे वो बैठने योग्य ही नहीं था। इसलिए क्या हुआ कि कुतुबुद्दीन का एक गुलाम था, वो शासक कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है गद्दी पे बैठ गया। गुलाम कहिए, दामाद कहिए, जो कह सकते हैं, वही था। अब बात करते हैं कि इल्तुतमिश अब आ गया, तो इल्तुतमिश जो है सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था? तो ये बदायूं का सूबेदार था। कहाँ का सूबेदार था? बदायूं का सूबेदार था। बदायूं का सूबेदार कौन था? इल्तुतमिश। समझ गए? और किस प्रांत का था सूबेदार? तो बदायूं का। यही ना, याद रखिएगा। सुल्तान का पद यही लेगा, वास्तविक संस्थापक इसी को माना जाएगा गुलाम वंश का। समझ गए? क्योंकि ये सुल्तान का पद धारण करेगा। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, प्रारंभ करवाया, ये तो हम जानते हैं। इसमें जानते हैं इसका जो कुतुब मीनार जो बना था, इसका जो है निर्माण जो है 2 बार होगा। ऐसे 3 बार होता है, लेकिन 2 बार माना जाता है, क्योंकि इल्तुतमिश इसका दोबारा दूसरा मंजिल से बनाना शुरू करता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक अगर पूछे किसे माना जाता है, तो हम बताएंगे इल्तुतमिश को माना जाता है। तो आपसे पूछेगा इल्तुतमिश को क्या माना जाता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, ये बोलिए। तो मेन है कि दिल्ली सल्तनत पर अगर शुरुआत हुआ, जैसे कि कुतुबुद्दीन जो था वो तो लाहौर पे जाके अपना राजधानी बनाया था, लेकिन इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत पे जो है राज किया था, तो दिल्ली पे आ गया था, और ये वास्तविक संस्थापक माना जाता है। समझ गए? तो इल्तुतमिश जो था वास्तविक संस्थापक था। पूछेगा तो अब ध्यान रखना, ध्यान रखने की चीज़ है। अगर पूछेगा गुलाम वंश का, तो गुलाम वंश का टिक लगाइएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, ठीक है। अगर पूछे इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई तथा बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त की, ये भी जान लीजिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की मैंने तो पढ़ लिया, यहाँ पे सवाल सुनिए। बगदाद के खलीफा से क्या लिया? सुल्तान की उपाधि धारण की। कौन किया? इल्तुतमिश ने किया। अब इल्तुतमिश ने उपाधि धारण किया, तो क्या किया कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक हो गया, और ये प्रथम ऐसा सुल्तान था जिसने राजधानी लाहौर से दिल्ली ले आया, मतलब दिल्ली को अपना राजधानी बना लिया गुलाम वंश का। समझ गए? तो दिल्ली सल्तनत का जो है संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश, क्योंकि ये सुल्तान बन गया था। और चलिए जानते हैं। अब देखिए इल्तुतमिश ने जो है, इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्की गुलामों का 40 योग्य तुर्की गुलामों को मिलाकर किस दल का गठन किया गया या किया? तो बताइएगा, तुर्क चहलगानी का जो है क्या किया गया? बताइए। गुलामों का मिलाकर बनाया गया तुर्की चहलगानी। कौन बनाया भाई? इल्तुतमिश ने बनाया। और कितने लोग को जोड़कर? तो 40 गुलामों को जोड़कर, और भी तुर्की गुलाम को जोड़कर तुर्की चहलगानी, जिसे चालीसा दल भी कहा जाता है। चालीसा दल भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, 40 दल भी कहा जाता है। और ये काम शुरू कौन किया चहलगाना के? तो ये इल्तुतमिश ने शुरू किया। तुर्की चहलगानी कौन लाया? इल्तुतमिश, जिसे 40 दल की समूह कहते हैं। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके शासनकाल में आया? तो यही बात कहा जाता है कि इल्तुतमिश के समय आया था। तो मंगोलिया आक्रमणकारी जो चंगेज खां था, बहुत ही पावरफुल था, जो कि एकदम चाइनीज है, ये था चाइनीज जैसा लगता ही था। तो चंगेज खां था जो कि भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर आक्रमण कर रहा था। अब देखिए इल्तुतमिश ने भारत में एकता व्यवस्था का प्रारंभ किया। तो इल्तुतमिश ने क्या किया? भारत में कौन सी व्यवस्था लाई? एकता व्यवस्था लाई। कौन लाया? इल्तुतमिश ने। ठीक है। एकता एक क्या है? अरबी शब्द है। अगर आपसे पूछेगा एकता व्यवस्था लाने वाला कौन है, तो हम बताएंगे इल्तुतमिश है। कहाँ लाया? तो भारत में लाया। ठीक है। एकता का शब्द जानते हैं? एकता शब्द जो नाम सुन रहे हो किसका है? तुर्की का है कि अरबी का? तो अरबी शब्द है, ये बोलिएगा। जिसका अर्थ क्या होता है एकता का? भूमि को लेने वाला इक़्तिदार कहलाते थे। तो भूमि से जुड़ा हुआ था, भूमि को जो लेता था, भूमि से टैक्स लेता था, उसी की बात हो रही है। तो और लेने वाला का एक अधिकारी होते थे, इक़्तिदार होते थे, तो इक़्तिदार कहलाते थे। अब देखिए वर्ष 1236 कब बताइएगा? 1236। ये सब डेट बताएंगे हम लास्ट में, अंतिम में। तो वर्ष 1236 में जो है दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम
वह अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो ये रजिया सुल्तान थी। पता है रजिया सुल्तान जो थी इसका डेट बताया जाता है 1236 से 1239 ही रही थी, 3 वर्ष बताया जाता है। ठीक है, तो इल्तुतमिश थोड़ा रहा था कि क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश ही वास्तविक था जो कि 1210 से लेके 1236 तक रहा था और उसके बाद रजिया आ गई थी। तो याद रखना है कि वर्ष 1236 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम और अंतिम मुस्लिम शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान थी। अगर पूछे रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूत को किस पद पर नियुक्त किया? तो हम बताइएगा अमीर ए अखूर पद पर जो है नियुक्त किया था। एक पद था अमीर ए अखूर, ठीक है, और ये गुलाम कौन था? याकूत। याकूत क्या था? गुलाम था। और रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात ही हुआ था, ठीक है। एक गुलाम था याकूत, वो नियुक्त किया गया, पद पे बैठाया गया अमीर ए आखुर, ठीक है, ये हम समझ गए। कौन नियुक्त किया था? रजिया। याद रखिएगा किसको? याकूत को। कौन था? गुलाम था, ये बोलिएगा। रजिया सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने जो है रजिया की हत्या करवाकर किसे दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाया? तो क्या बताएगा? वह राम शाह को, क्योंकि इसका भाई था वह राम शाह। तो बहराम शाह को जो है क्या किया? बहराम शाह भी किया था। बहराम शाह ने बैठ गया था किसको मारकर? रजिया सुल्तान को, याद रखिएगा। अब विद्रोही अमीरों ने, अमीर जो वहाँ पे थे, जो बड़े-बड़े थे अधिकारी, वो मिलकर रजिया का हत्या करवा दिए थे और उसी का भाई या इल्तुतमिश का पुत्र बहराम शाह को बैठा दिया था। बहुत तेज था। विद्रोही अमीरी जो होते थे ना, वो बहुत बड़े खतरनाक होते थे, मेन पॉलिटिक्स वही करते थे। बहराम शाह ने, अगर बहराम शाह के कार्यकाल की अगर बात करें तो कार्यकाल में क्या हुआ कि न्याब ए मुँह मालिक बोलते हैं, ठीक है, मुँह मालिक, ठीक है, ये पद का क्या हुआ? सृजन हुआ, मतलब नया सृजन हुआ, नया बना, ठीक है। न्याब ए मुँह मालिक, ठीक है, किसके कार्यकाल में हुआ? तो बहराम शाह के कार्यकाल में हुआ, जिसमें क्या होता था? तो इसमें संपूर्ण अधिकारी निहित होते थे। किसमें? नायब, ठीक है, नायब ए मुँह मालिक, ये जो होते थे, ये जो क्या होते थे? इसमें संपूर्ण अधिकारी होते थे। इसी के तहत जो भी काम होगा इसी माध्यम के तहत होता था। इस पद पर जो है सर्वप्रथम जो है एतगिन को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया? एतगिन को। तो एतगिन जो है क्या बना? तो वो बना नयाब ए मुआ लिख्त बन गया। ये क्लियर हो गए? देखिए, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बलबन को नायब, ठीक है, नायब ए मुलाकित पद पर नियुक्त किया? तो वो नासिरुद्दीन महमूद ने किया था। किसने? महमूद ने किया था। क्या किया था नासिरुद्दीन महमूद? तो वो किया था नायाब ए मुमालिक पद की नियुक्ति की। किसको? बलबन को। किसको बनाया? बलबन को। बलबन को कौन से पद दिया? कौन? नासिरुद्दीन महमूद। तो वो पद दिया नायाब ए मुमालिक पद दिया, और ये दिल्ली का शासक था। कौन? नासिरुद्दीन महमूद। और उस समय बलबन था, बाद में बलबन देखिए कब्जा कैसे कर लेगा। बलबन को जो है क्या कहा जाता था? उलूग खां कहा जाता था। तो याद रखिएगा बलबन को उलूग खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो बताइएगा नासिरुद्दीन महमूद ने प्रदान की थी। तो बलबन को उलू खां की उपाधि देने वाला और कोई नहीं नासिरुद्दीन महमूद था, जो कि एक पद पे बैठाया था। कौन पद पे नियुक्त किया था? तो नासिरुद्दीन महमूद ने, जो कि पद का नाम नयाब ए मुमालिक है, मुमालिक पद है। चलिए आगे जान लीजिए। दिल्ली का सुल्तान बनने के पश्चात तुर्कन ए चहलगानी को किसने समाप्त किया? तो कौन किया था? बलबन ने, क्योंकि बलबन को बैठाने वाला कौन था? नासिरुद्दीन महमूद, जो कि बहुत समय तक तो ये पद पे रहा था। और याद रखना है कि जब तुर्गे चहलगानी की बात होगी और समाप्त करने की बात होगी तो हम बलबन को लगाएंगे, और लाने की बात करेंगे तो तुम उसको टिक लगाएंगे, ठीक है। ये भी गुलाम वंश का शासक है, सब गुलाम वंश का है। याद किया, जब आएगा तो हम बताएंगे, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का तो सब शासक है, ये जान लीजिए। अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह
एवं रक्त की नीति का पालन करने वाला सुल्तान कौन था? तो बलबन ही तो था। तुर्की चहलगानी को समाप्त किया बलबन। ठीक है, लौह रक्त की नीति कौन अपनाया? बलबन। ठीक है, ये भी जान लीजिए। और बात करते हैं, बलबन प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो ये एक बात जान लीजिए, बलबन ऐसा सुल्तान था, प्रथम सुल्तान माना जाता है बलबन। ठीक है, जिसमें क्या था? राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। उसने राजस्व को क्या बोलेंगे? न्यायवते खुदाई, मतलब ईश्वर द्वारा प्रदत्त, तथा राजा को जिल्ले इलाही, ईश्वर का छाया कहा है। अब सुन लीजिए, अब दो शब्द आ जाए कि बलबन जो है प्रथम सुल्तान था जिसने ये क्या है, अपने आप को ईश्वर द्वारा प्रदत्त बताता है और ईश्वर की छाया बताता है। कौन? हमारा बलबन। ये प्रथम सुल्तान हो गया ऐसे बोलने वाला। राजत्व का सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया था, राजत्व का, राजा का। तो उसने जो है एक तरह से राजत्व के लिए दो शब्द उच्चारण किए थे, जिसका नाम जो था नियावते, क्या बताइए? नियावते खुदाई, जो कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। दूसरा, राजा को जो है जिल्ले, क्या बोलेंगे? जिल्ले इलाही, मतलब ईश्वर की छाया कहा गया है, और ये अपने आप को बलबन कहवाता था। अब देखिए, सिजदा एवं पैबोश प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था? तो बलबन था। देखिए, सिजदा मतलब झुक के नमस्कार करने वाली हो, पैबोश मतलब पैर को चूमने के लिए। तो ये जो प्रथा शुरू की वो कौन किया? सिजदा और पैबोश जैसे शब्द आएगा तो हम किसको लगाएंगे? बलबन को टिक लगा देंगे। किसे लगाएंगे? बलबन को। अगर बलबन ने किस नाम से सैन्य विभाग की स्थापना की तो हम बताएंगे दीवाने अर्ज के नाम से। तो दीवाने अर्ज बोलेगा तो क्या बताइएगा? वो सैन्य विभाग का नाम है, जो कि किसने शुरू किया, किसने स्थापना किया? तो बलबन ने शुरू किया। चलिए, बलबन की बात हो गई। अब पूछेगा गुलाम वंश का अंतिम शासक अगर पूछे कौन था तो हम बताएंगे शमसुद्दीन, क्या बताइएगा? क्यूमर्स, यहाँ पे क्यूमर्स दे दिया है। ठीक है, तो शमसुद्दीन क्यूमर्स का नाम आता है, ये जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, जो कि 1290 जो है अंतिम माना जाता है किसका? गुलाम वंश का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? 1290। तो आप बताइए, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का अगर समयकाल बोले तो कितना बताइएगा? और गुलाम वंश में कितने शासक थे? टोटल 11 शासक हैं, याद रखिएगा, जिसमें हम सारा लगभग पढ़ ही रहे हैं, जिसमें से बलबन तो हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, और रजिया भी सब है, और छोटे छोटे हैं जो कि हम नहीं बताना प्रेफर नहीं करेंगे, लेकिन जब हम पढ़ाएंगे लिस्ट तो हम बता देंगे। और दिल्ली सल्तनत का समय बोले ना तो बताइएगा कि 1200 से 1526 तक रहा था, याद रखिएगा। चलिए, ये तो हो गई, अलग बात है। इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? तो ये बताइए जीतल। देखिए, इतने दिन के बाद याद आया कि क्या याद आया कि इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया था एक तांबे का सिक्का, जो कि जीतल कहलाता है। गुलाम वंश हो चुका है। गुलाम वंश का डेट तो आपको याद हो गया होगा, 1206 से लेके 1290 तक चला था हमारा गुलाम वंश, है ना? गुलाम वंश चला था। अब हम चलेंगे कब? अब चलेंगे 1290 से लेके कब तक? 1320 तक। तो ये चलेंगे जब, तो ये खिलजी वंश का शासन आएगा। तो गुलाम वंश के ही तहत आ रहा है, दिल्ली सल्तनत में ही आ रहा है, और याद रखिएगा खिलजी वंश हम पढ़ने जा रहे हैं। तो 1290 से 1320 हमेशा याद रखिएगा। चलिए, आपसे पूछ सकता है, सवाल क्या पूछता है कि 1290 से 1320 तक किस वंश का शासन रहा दिल्ली सल्तनत पे? तो हम बताएंगे खिलजी वंश का रहा। अच्छा, ये बात हो गया। अभी क्या पढ़े, फिर से रिपीट करता हूँ। आप बताइए, गुलाम वंश का समय काल बताइए कब से कब तक रहा? तो हम बताएंगे 1206 से लेके 1290 रहा। चलिए, ये भी हमको याद रहा। और 1290 से 1320 खिलजी वंश का रहा। अब भूलिएगा तो नहीं ना? नहीं भूलिएगा। अब चलते हैं सवाल पे, खिलजी वंश का सवाल क्या क्या बनता है। अब यहाँ पे देखिए, गुलाम वंश के पश्चात 1290 में खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो हम बनाएंगे जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी द्वारा। अच्छा, ये बात है, तो हम कैसे याद करेंगे, कैसे सवाल बनेंगे? हम ये देखिए, तो पूछेंगे जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी जो है वो बताइए किसकी स्थापना किया, कौन वंश का स्थापना किया? तो खिलजी वंश की स्थापना किया। कब किया? तो 1290 में किया, ऐसे याद रखिएगा। किसके बाद? गुलाम वंश के बाद, मतलब गुलाम वंश समाप्त हुआ और खिलजी वंश आया, मतलब गुलाम वंश का अंत किया था, तभी जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी अपना खिलजी वंश की स्थापना किया। कौन से वंश के तहत चल रहा है? दिल्ली सल्तनत में ही चल रहा है, याद रखिएगा, समझ गए। और
गुलाम वंश का सीरीज खत्म हो गया, खिलजी वंश आ गया, मतलब सब सीरीज चल रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं रक्त और लौह की नीति। हम ऐसे पूरा मध्यकालीन को गुलामी वंश बोलते हैं, लेकिन पूरा मध्यकालीन में मुगल वंश को छोड़कर जितना भी दिल्ली सल्तनत है वो सब गुलामी के तहत बोला जाता है। चलिए, तो रक्त और लौह की नीति को त्याग कर शासन के उदार नीति का अनुसरण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी था। अब सोचिए कि रक्त और लौह की नीति कौन अपनाया था? बलबन का नाम सुने होंगे, वही अपनाया था, है ना, सुने थे। लेकिन हमको ये बताइए कि रक्त और लौह की नीति को त्याग दिया, छोड़ दिया, कौन छोड़ दिया? तो वो प्रथम सुल्तान वही है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, समझ गए, जिसने खिलजी वंश की स्थापना की। अच्छा, ये जानते हैं कब किया? 1290 में। खिलजी वंश की अगर पूछे कब से कब तक रहा तो बोलेंगे 1290 से 1320 तक। ये चलिए, ये सब बात भी हमको याद है, बोलते जाऊंगा बीच बीच में, याद करते जाइएगा। अब चलते वर्ष 1296 में। अब चलते 1296 मतलब 1296 में चलते हैं। कड़ा मतलब मणिकपुर एक जगह था जिसे कड़ा के नाम से जानते थे। में जलालुद्दीन की हत्या किसने की थी? तो वो करने वाला और कोई नहीं, अलाउद्दीन खिलजी था। अब अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन का हत्या कर दिया। हत्या कब किया? 1296 में। तो 1296 मतलब 1296 में किसकी हत्या हुई? जलालुद्दीन की। कौन किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। कहाँ पे किया? कड़ा, जिसे मणिकपुर बोलते हैं। चलिए, बोलिएगा नहीं ना, ये सब सिर्फ सुनते जाइए, याद तो मैं करवा ही दूंगा। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या है? तो अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था? अली गुरसप, गुरसप बोलते हैं। तो अली गुरसप के नाम से कौन जाना जाता है? उसका बचपन का नाम है, किसका है? तो अलाउद्दीन खिलजी का है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को मार दिया। कब मार दिया? 1296 में मार दिया। कहाँ पे मार दिया? मणिकपुर में, जिसे कड़ा बोला जाता है, और कड़ा में मार दिया। ऐसे याद हो गया ना, बोलिएगा नहीं। अब सुनिए, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, देखिए जलालुद्दीन बहुत सारा आएगा इसलिए पूरा मैं शब्द बोल रहा हूँ। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की हत्या के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया? मतलब सोचिए, जलालुद्दीन खिलजी के कहीं के रहते हुए कहिए अपना राज्याभिषेक करवा दिया, तो बलबन के लाल महल में करवा दिया था। तो बलबन के लाल महल में जो है किसने राज्याभिषेक करवाया? तो ये करवाया अलाउद्दीन खिलजी ने। तो बलबन के लाल महल, एक सवाल बना कि नहीं, किसका है लाल महल? बलबन ने बनवाया था, इसलिए बलबन के अंडर में हो गया। वहीं क्या करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया। किसकी हत्या के पश्चात? तो जलालुद्दीन की हत्या के पश्चात। मतलब अब सोचिए, मार दिया और गद्दी पे बैठ गया, तो वही हो गया ना। जीते जी कहिए या जीते जी मारने के बाद बैठ गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मर तो गया ना। चलिए, अब बात करते हैं और सुनिए, अलाउद्दीन की बात करते हैं। अलाउद्दीन एक साम्राज्यवादी शासक था। क्या था? साम्राज्यवादी शासक था। अलाउद्दीन का कहानी भी सुने होंगे, पद्मावत का फिल्म भी देखे होंगे, इसी से जुड़ा हुआ है। तो अलाउद्दीन एक साम्राज्यवादी शासक था। वह जो है विश्व विजय प्राप्त करने के साथ साथ एक नए धर्म की स्थापना करना चाहता था। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है एक साम्राज्यवाद शासक माना जाता है। चलिए, दुष्ट प्रवृत्ति के था, अपने बाप को ही मार दिया, चलिए ठीक है, वो राजा को मार दिया, वो समझे। लेकिन यहाँ पे सोचिए कि ये विश्व विजय प्राप्त करने के सोच रहा था कि हम विश्व विजय प्राप्त करेंगे, अशोक जैसा हम भी बनेंगे और एक नए धर्म की स्थापना करेंगे। ये अलाउद्दीन खिलजी का सोच था। लेकिन बेचारा का संभवतः पद्मावत की स्टोरी आप सुने होंगे, वो रियल स्टोरी है। ये समझ जाइए कि उसके कारण जो है इसका विनाश का अंत हो गया। बेचारा नहीं माना जाता कि पूरा हो पाया। अब किसी के चक्कर में रहिएगा तो बर्बाद तो होना ही है, वही हो रहा है अलाउद्दीन खिलजी के साथ। अब चलिए जानते हैं, विनाश का सबसे बड़ा कारण यही है कि मोह। लोग, अलग बात है कि लोग आजकल महिलाओं को दे देते कि उसके चक्कर में हो गया, नहीं, महिलाओं के चक्कर में नहीं होता, मोह के चक्कर में। मोह में है तो महिला कारण बन सकती है, पुत्र कारण बन सकता है, या पुत्री कारण बन सकती है, या स्वयं भी कारण बन सकते हैं। तो मोह ऐसा चीज है जिससे आप विनाश की ओर जाते हैं। मोह को त्यागें, कर्तव्य को कीजिए, अपने आप प्रेम आएगा, मोह भी छूट जाएगा। लेकिन मोह रखिएगा, ना प्रेम आपके पास रहेगा, ना आपके पास जो चाहते हैं वो मिलेगा। तो ये ध्यान रखिए, ये बोलना आवश्यक था। बहुत लोग को जो है ऑफलाइन ऑनलाइन में, बहुत ऑफलाइन वाले बच्चे को डिप्रेशन और ये कारण बन रहा है, इसलिए मैं ये बीच में आ रहा हूँ। अगर आपको पसंद आता है तो ठीक है,
ये लाइन नहीं पसंद आती तो आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब है कि राज्य अभिषेक के पश्चात सिकंदर ए शाहनी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की। पता है सिकंदर की उपाधि धारण किया था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। कब? जब राज्य अभिषेक हुआ तब। तो जैसे ही राज्य अभिषेक हुआ उसके पश्चात क्या किया कि सिकंदर ए शाहनी की उपाधि धारण की और द्वितीय सिकंदर के नाम से भी जाना गया। तो देखिए द्वितीय सिकंदर आए या सिकंदर ए शाहनी आए, इसकी उपाधि लेने वाला कौन था राजा? खिलजी वंश का। तो बताइएगा अलाउद्दीन खिलजी था। ये भी हो सकता है दिल्ली सल्तनत का वैसा राजा बताइए जिसने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की या सिकंदर ए शाहनी की उपाधि धारण की। तो आपको बताना है अलाउद्दीन खिलजी है। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी है। चलिए ये तो हम समझ गए। ये सवाल पूछता है इसलिए मैंने इस पे रिपीट किया है। और सुनिए सुल्तान बनने के पश्चात, अब सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन ने प्रथम आक्रमण किस शासक पर किया? अब सोचिए जब राज्य अभिषेक हो गया और सब राज्य अभिषेक हो गया तो अपने पिता को मार कर बैठ गया गद्दी पे। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। चलिए ये तो हम मान गए। कब मार दिया अपने पिता को? तो 1296 में मार दिया। ठीक है, कहाँ मार दिया? मणिकपुर में मार दिया, मतलब कड़ा जो जगह था उसे मार दिया। अब उसके बाद क्या हुआ? राज्य अभिषेक तो कर लिया और एक नया धर्म बनाने के लिए क्या किया? पूरा विश्व को जीतने की चला, विजय प्राप्त करने के लिए चला, नया धर्म बनाने के लिए। चलिए ये भी हम सीख गए। अब हम सीखे कि भाई राज्य अभिषेक के पश्चात क्या हुआ कि राज्य अभिषेक पे जैसे ही बैठा उसके बाद सोचा कि सिकंदर ए शाहनी और द्वितीय सिकंदर के नाम से अपने आप को उपाधि से मतलब क्या बोलते हैं बड़ा ही अपना लूटने के लिए सिकंदर ए शाहनी द्वितीय सिकंदर की उपाधि ले लिया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। चलिए ये भी जानेंगे। सॉरी सुल्तान जब बन गया उसके बाद क्या हुआ कि अलाउद्दीन ने प्रथम आक्रमण कर दिया। अब सुल्तान तो बन ही गया, कौन हमको हराएगा? चलो आक्रमण करते हैं। आक्रमण कर दिया अलाउद्दीन। कहाँ कर दिया पता है? गुजरात के शासक पे कर दिया था। और गुजरात के शासक मतलब रायकर्ण पे कर दिया था। उस समय रायकर्ण के नाम से जाना जाता था। तो पूछता है कि सुल्तान के पश्चात अलाउद्दीन ने प्रथम आक्रमण किस शासक पर किया? तो रायकर्ण पे कर दिया था। रायकर्ण जो थे वो गुजरात का शासक था। कहाँ का था? गुजरात का शासक। तो गुजरात का जब शासक था तो उस समय कौन था? रायकर्ण थे। और रायकर्ण जो है उस पर आक्रमण कर दिया था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और ये गुजरात पर आक्रमण करना ही जो है रायकर्ण पर जो आक्रमण किया था उस पे कहा जाता है कि ये प्रथम आक्रमण था। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। भूलिएगा नहीं ना, बोलना नहीं चाहिए। ऐसा मैं पढ़ाऊंगा जो भी आपको याद हो जाए। मेरा ये ईगो मत समझिएगा, मेरा घमंड नहीं समझिएगा, क्योंकि घमंड आप ही हैं, मेरे ईगो भी आप ही हैं। क्योंकि आप हैं तभी मैं घमंड करता हूँ, तभी मैं ईगो रखता हूँ। अगर आप नहीं होते तो मेरा घमंड क्या, मेरा ईगो क्या, कुछ नहीं है मेरा। क्योंकि आप हैं तभी हम हैं। ये वास्तविक सच है, ये अपना के चलिएगा। इसलिए क्योंकि मैं आपके सिवा कुछ भी नहीं हूँ। मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ आप हैं, आप हमेशा रहिएगा। और आप मेरे लिए ईश्वर तुल्य हैं, ये आप हमेशा याद रखिएगा। चलिए अलाउद्दीन का सेनापति मलिक काफूर गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा 1000 दिनार में क्या किया? खरीदा गया। अब बात करते हैं अलाउद्दीन का सेनापति जो था वो मलिक काफूर था। कौन था? मलिक काफूर था। और मलिक काफूर जो था वो गुजरात विजय के दौरान क्या किया? नुसरत खां द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। पता है अलाउद्दीन का जो सेनापति था वो मलिक काफूर था। ये आप अलाउद्दीन का सेनापति कहिए या छोटा मोटा गर्लफ्रेंड कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो अलाउद्दीन का सेनापति जो है मलिक काफूर है, जो कि गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा जो है 1000 दिनार में खरीदा गया था। तो मलिक काफूर को कितना में खरीदा गया? 1000 में खरीदा गया। चलिए कौन खरीदा? नुसरत खां द्वारा खरीदा गया। ठीक है, कब? विजय, जब गुजरात विजय हो रहा था उस समय खरीदा गया। इसलिए उसे क्या कहा गया? किसको? मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया। और ये मलिक काफूर जो था क्या था? अलाउद्दीन का सेनापति था। ऐसे याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और भी बात करते हैं। वर्ष 1303 में अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो हम बताएंगे राणा रतन सिंह। आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि वर्ष 1303 में अलाउद्दीन के दौरान चित्तौड़ पर जो आक्रमण किया गया उस समय वहां का शासक राणा रतन सिंह थे। और यही तो पद्मावत का कहानी बनता है ना, जो कि देखे होंगे मूवी, नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा। तो याद रखना है कि 1303 में, कब? 1303
1303 में क्या हुआ कि अलाउद्दीन द्वारा क्या हुआ, चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया गया। कहाँ पे? चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया गया। और जब चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया गया तो उस समय शासक कौन था पता है? राणा रतन सिंह थे। कौन थे? राणा रतन सिंह। अब चलिए, तो आपसे अगर पूछेगा 1303 अलाउद्दीन खिलजी ने किस शासक पर आक्रमण कर दिया? राणा रतन सिंह ने, राणा रतन सिंह पर। वो कहाँ का शासक था राणा रतन सिंह जी? तो वो चित्तौड़ पर आक्रमण, मतलब चित्तौड़ का शासक था जिस पे आक्रमण किया था। ये सवाल हो गए। अब चलिए विंध्याचल पर्वत श्रेणी की बात करते हैं। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार कर दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? बताइए। तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। सोचिए, विंध्याचल पर्वत अगर पार किया, जो विंध्याचल पर्वत का नाम सुनते होंगे, तो जब विंध्याचल पर्वत श्रेणी पार किया तो कहाँ चला गया? दक्षिण भारत। और दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान बन गया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो आपसे पूछेगा कि अलाउद्दीन खिलजी जो है चला था विश्व को जीतने, और चला विश्व को जीतने तो सोचा कि दक्षिण को क्यों बचने दें, दक्षिण की ओर चल दिया। और दक्षिण भारत में आक्रमण करने के लिए वो जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार कर गया। तो इससे क्या हो गया? ये भारत का प्रथम सुल्तान हो गया, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान हो गया। चलिए, ये तो बात क्लियर हो गए भाई। अब और जानिए, अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेनापति कौन था? मलिक काफूर था। जो कि मलिक काफूर को कितना कहा जाता है? 1000 दिनारी कहा जाता है, क्योंकि 1000 में खरीदा गया था। किसके द्वारा? नुसरत खां द्वारा खरीदा गया था। समझ गए? किसके द्वारा खरीदा गया था इसको? बताइए। नुसरत खां द्वारा खरीदा गया था। कितने में? 1000 दिनारी में। और ये जो है दक्षिण अभियान जब हो रहा था उस समय अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, जो कि मलिक काफूर कर रहा था। समझ गए? तो अगर पूछते इससे तो कोई दिक्कत तो नहीं। तो गुजरात विजय के दौरान खरीदा गया, याद रखिएगा। 1000 दिनारी कब हुआ? 1000 रुपया में कब खरीदा गया? जब गुजरात विजय हो रहा था उसके दौरान खरीदा गया था मलिक काफूर को। समझ गए ना? 1000 रुपया में, इसलिए 1000 दिनारी हो गया। लेकिन दक्षिण भारत का जो अभियान हो रहा था तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था ये मलिक काफूर। समझ जाइए कितना भूमिका निभा रहा था ये मलिक काफूर। चलिए, ये सब बातें तो अलग है, आगे भी चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब बात करते हैं तेलंगाना। बहुत पहले से वारंगल के नाम से जाना जाता था, जो कि आज तेलंगाना सुनते हैं। तो तेलंगाना जिसे वारंगल के नाम से जाना जाता है। तो वारंगल के शासक प्रताप रुद्र देव द्वितीय, प्रताप रुद्र देव द्वितीय ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहनूर हीरा भेंट किया था, जिसे मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया। सोचिए, मतलब तेलंगाना जो आज जान रहे हैं उसे वारंगल के नाम से जानते थे। तो तेलंगाना का जो शासक था वो था प्रताप रुद्र देव द्वितीय। तो हो सकता है आपको तेलंगाना न देके वारंगल दे दे। तो वारंगल का शासक कौन था? प्रताप रुद्र देव द्वितीय, क्योंकि उस समय वारंगल बुलाया जाता था तेलंगाना को। अब प्रताप रुद्र देव ने क्या किया? मलिक काफूर को विश्व का जो सबसे प्रसिद्ध कोहनूर हीरा था वो भेंट में दे दिया। किसे दे दिया? मलिक काफूर को। कौन दे दिया? प्रताप रुद्र देव दे दिए। वो भी प्रताप रुद्र देव द्वितीय ने दिया था। और ये कहाँ का शासक थे भाई प्रताप जी? तो हम बताएंगे तेलंगाना का, जो वारंगल के नाम से जानते थे पहले, याद रखिएगा। और जब कोहनूर हीरा मलिक काफूर को दिया गया तो मलिक काफूर ने अपने दोस्त अलाउद्दीन खिलजी को भेंट में दे दिया। अपने फ्रेंड, अपने दोस्त, अपने राजा, अपने शासक, सभी को कहिए, मलिक काफूर ने उन्हें कोहनूर का हीरा भेंट कर दिया। उससे कोहनूर हीरा से कोई मतलब नहीं। चलिए, ये हो गए। आगे बात करते हैं। मलिक काफूर द्वारा सर्वप्रथम जो है किस दक्षिण भारतीय राज्य पर आक्रमण किया गया? तो बताएंगे देवगिरी में किया गया। कहाँ पे? देवगिरी में किया गया। समझ गया? कोई दिक्कत तो नहीं, देवगिरी में किया गया। तो मलिक काफूर द्वारा सर्वप्रथम जो है दक्षिण भारतीय राज्य पर आक्रमण जब किया गया तो उस समय देवगिरी था, वहां पर आक्रमण किया था। कौन किया था? मलिक काफूर ने। कब किया? सर्वप्रथम किया, पहली बार किया। और कहाँ? दक्षिण भारतीय राज्य में। और दक्षिण भारतीय राज्य का नाम देवगिरी था, मतलब दक्षिण भारतीय राज्य में एक देवगिरी था, उस पर आक्रमण किया था। कौन? मलिक काफूर। मलिक काफूर कौन है? 1000 रुपये में खरीदा गया था। किसके द्वारा? नुसरत खां द्वारा। और ये जो खरीदा गया 1000, तो उसे क्या कहा गया? 1000 दिनारी कहा गया। और ये किसका सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। और ये मलिक काफूर को कब खरीदा गया? गुजरात विजय के दौरान खरीदा गया। समझ रहे हैं? बोलिएगा नहीं ना? आप पूछेगा मलिक काफूर को, बताइएगा ये जो है दक्षिण विजय अभियान में किसके साथ था? किसका सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। समझ गए? चलिए, कोई दिक्कत? बोलिएगा नहीं ना? और याद, और सवाल, मलिक काफूर सुन लीजिए। मलिक काफूर जो है, ये मलिक काफूर को देखिए, मलिक काफूर को कोहनूर का हीरा किसने भेंट किया? प्रताप
बताइए कौन था? प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने किया। क्या किया? कोहिनूर हीरा भेंट किया। और मलिक काफूर ने किसको दे दिया? अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया। क्लियर? और ये जो प्रताप रुद्र द्वितीय हैं, वो बताइए कहाँ के शासक थे? तो तेलंगाना, जो कि वारंगल के नाम से जाना जाता था पहले, अब तेलंगाना के नाम से जानते हैं। चलिए ये क्लियर हो गया। बोलिएगा नहीं, इतने याद करवा दिया तो भूलना नहीं चाहिए। अब हम थोड़ा सा चलते हैं, इंपॉर्टेंट है अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान। अब अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान हम जो चल रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब दक्षिण भारत अभियान में वारंगल पे भी किया था, जो कि प्रताप रुद्रदेव थे, जो कि कोहिनूर हिला देके अपना निपट गया, लड़ना उड़ना समाप्त कर दिया। लेकिन अभियान का नेतृत्व सारा मलिक काफूर ही किया है। सोचिए तो प्यार तो बेचारा करेगा ही ना, लगाव तो होगा ही ना। चलिए वो सब जोकिंग नहीं, सीरियसली है, ये वास्तविक है। लेकिन स्टोरी क्या कहता है क्या नहीं हमको उससे मतलब नहीं है। और भी चलिए, अब देखिए राज्य की बात करते हैं और शासक की बात करते हैं, अभियान का नेतृत्वकर्ता की बात करते हैं और वर्ष की बात करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी का जो है प्रथम अभियान जो चला था दक्षिण भारत में, उस समय देवगिरी पर किया गया, जो कि इसका नेतृत्व करने वाला मलिक काफूर था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। और कब किया? 1307 में किया। कब किया? 1307 में। तो पूछेगा 1307 में मलिक काफूर ने दक्षिण भारत के अभियान पर कौन से जगह पे सबसे पहले आक्रमण किया? तो देवगिरी पे आक्रमण किया। उस समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव थे। तो दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है देवगिरी, उस पे शासक थे रामचंद्र देव जी, जिसका रामचंद्र देव थे दक्षिण भारत के देवगिरी के, उस पर आक्रमण किया कौन? मलिक काफूर। कब किया? 1307 में। मलिक काफूर जो है अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? सेनापति था। क्या था? सेनापति था। तो 1307 में आक्रमण किया। चलिए ये इतना बार बोला, याद हो गया होगा। वारंगल जो है ये दक्षिण भारत का क्षेत्र है, हम जानते हैं, जिसे हम अभी तेलंगाना के नाम से जानते हैं, वारंगल को। समझ गए? और वारंगल का कौन था? अभी जस्ट पढ़े थे, प्रताप रुद्रदेव थे। ये इतना बार बोला, याद होगा। और प्रताप रुद्रदेव द्वितीय थे उस समय जब मलिक काफूर ने आक्रमण किया था, नेतृत्व किया था। और द्वितीय ने क्या किया? मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा दिया था, याद आया कि नहीं? आया होगा। तो प्रताप रुद्रदेव थे, वारंगल के शासक थे, जो कि मलिक काफूर ने दक्षिण भारत का अभियान में अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति बन के लड़ा था, जो कि 1309 में लड़ा था। कब लड़ा था? 1309 में। चलिए ये क्लियर हो गया। तो आपसे पूछेगा वारंगल का जो शासक था कौन था? प्रताप रुद्रदेव थे। और अभियान का नेतृत्व कौन कर रहा था? तेलंगाना का, मतलब दक्षिण भारत पर आक्रमण कौन कर रहा था? मलिक काफूर कर रहा था। और कब कर रहा था? 1309 में कर रहा था। और मलिक काफूर हम जानते ही हैं किसका सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। तो जीत तो सेनापति, जब जीतेगा सेनापति तो शासक का ही जीत होगा ना, मतलब राजा का ही होगा ना, अलाउद्दीन खिलजी का ही होगा। दक्षिण भारत का तीसरा जो है अभियान जो था अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से, वो था द्वार समुद्र। क्या था? द्वार समुद्र। द्वार समुद्रम भी बोला जाता है, ठीक है। तो द्वार समुद्र, जिस पे आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, जो कि इसका सेनापति मलिक काफूर ने ही नेतृत्व कर रहा था। तो द्वार समुद्र पर आक्रमण करने वाला कौन था? मलिक काफूर था। उस समय जो है द्वार समुद्र का शासक कौन था? तो हम बताएंगे तृतीय जी थे, वीर बल्ल। क्या थे? वीर बल्लाल थे, सॉरी, बढ़िया से सुनिए। यहाँ पे शासक कौन थे बता सकते हैं? तो हम बताएंगे शासक जो थे द्वार समुद्र का, वो वीर बल्लाल थे, जो कि तृतीय थे। पूरा बोला जाता है वीर बल्लाल तृतीय उस समय द्वार समुद्र का शासक थे, जिसपे जो है युद्ध हुआ था अलाउद्दीन खिलजी और वीर बल्लाल के द्वारा। ठीक है। और इस समय मलिक काफूर जो है अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, जो कि आक्रमण किया था, नेतृत्व कर रहा था। और ये आक्रमण जब किया गया मलिक काफूर द्वारा, तो 1310 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1310 ईस्वी में किया गया। तो दक्षिण विजय तो हो गया ही, तो लगभग तो ये जीत रहा था। कौन जीत रहा था? अलाउद्दीन खिलजी जीत रहा था। चलिए ये बात हो गई। और बात करते हैं पांड्या। उस समय पांड्या भी थे अलाउद्दीन खिलजी के समय जब आक्रमण कर रहा था दक्षिण भारत में। तो पांड्या राज्य था उस समय, जो कि वीर पांडे उस समय क्या थे? शासक थे। तो पांड्या का राज्य में वीर पांड्या शासक थे, जिसपे मलिक काफूर ही नेतृत्व कर रहा था इस अभियान का, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, जो कि दक्षिण भारत अभियान में पांड्या पर भी आक्रमण किया था। लेकिन ये एक साल बाद 1310 के बाद 1311 में कर दिया था। तो 1311 ईस्वी में जो है क्या कर दिया था? मलिक काफूर ने आक्रमण कर दिया था, पांड्या राज्य पे कर दिया था। उस समय उस पांड्या राज्य का शासक वीर पांड्या थे, और ये
जो है इस समय भी जीत गया था। तो याद रखिएगा, इतने अगर आपसे बार-बार मैं बोला याद हो गया होगा तो प्लीज़ आप कमेंट करिए। आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। मेरा सिद्धांत ही है वन लाइनर पढ़ाने का। वन लाइनर में ज़्यादा विशेष जानकारी मैं नहीं देता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ जो आप पढ़ के जा रहे हैं इससे ज़्यादा सवाल आपको नहीं आएगा। ये नलिनी अकेडमी आपको भरोसा दिलाता है। चलिए, अब और भी सवाल क्या बन सकते हैं? जो कि खिलजी वंश पढ़ रहे हैं, तो खिलजी वंश से सवाल जो भी आएगा छूटना तो नहीं चाहिए ना, नहीं छूटेगा। बस आप भरोसा करिए मुझ पे। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सुल्तान था जिसने नगद वेतन के साथ अस्थायी सेना का संगठन किया? हम जानते हैं जब खिलजी वंश पढ़ रहे हैं और नगद वेतन की बात होगी, अस्थायी सेना की बात होगी, तो वो करने वाला कौन होगा? अलाउद्दीन खिलजी होगा। अलाउद्दीन खिलजी ही खिलजी वंश का ऐसा शासक था जो कि अंतिम भी कहिए और शुरुआत भी कहिए या मजबूत भी कहिए। क्योंकि भाई फिरोज शाह तुगलक तो स्थापना किया था। फिरोज शाह तुगलक बोल रहा हूँ, सॉरी। जलालुद्दीन फिरोज शाह जो खिलजी था, वो तो बेचारा स्थापना किया। अलाउद्दीन खिलजी तो उसको मार ही दिया, तो बेचारा करेगा कुछ ही? कुछ नहीं। कर रहा तो था, करने वाला कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ही था, तो कर रहा था। तो दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन था जिसने नगद वेतन चालू कर दिया? क्या भाई पेंशन मिलेगा? पेंशन नहीं लीजिए, पैसा मिलेगा। अब नगद वेतन, कोई आपको ज़मीन-वमीन नहीं मिलेगा, नगद पैसा मिलेगा। अस्थायी सेना कर दिया गया कि अस्थायी रूप से रहिए, आपको पेमेंट मिलेगा, हर महीने मिलेगा। वो करने वाला कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। तो नगद वेतन, अस्थायी सेना का संगठन करने का श्रेय किसको जाता है? बताइए दिल्ली सल्तनत में, तो खिलजी वंश का जो है अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। चलिए, ये बात तो हो गई। और भी बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कौन सी योजना अपनाई गई? तो घोड़े को दागने की प्रथा तथा हुलिया प्रथा जो है जारी की गई। पता है, अलाउद्दीन बहुत तेज था। तेज क्यों था पता है? क्या होता था कि अलाउद्दीन खिलजी जो सेना बनाया वो इसलिए बनाया क्योंकि कोई भी सैनिक बन के घुस जाता था और उसके साथ धोखा छल कर सकता था। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी खुद ऐसा काम किया है ना, तो इसीलिए वो दिमाग लगाया कि भाई भ्रष्टाचार रोकना है, अगर मेरा मर्डर होने से बचना है या किसी भी आक्रमण से रोकना है, ये प्रथा चला दिया। घोड़े को दागना शुरू कर दिया, है ना? घोड़े को दाग दाग दे दीजिए कि ये मेरा घोड़ा है, मोहर मार दीजिए उस पे, दाग दे दीजिए, तो दागना पड़ता। तो घोड़े को दागने की प्रथा और हुलिया प्रथा, ये चलाने वाला कौन था? ये अलाउद्दीन खिलजी था, जो कि ये भ्रष्टाचार को रोकना चाहता था। तो ये उसने चलाया था। लेकिन सोचिए, ये कष्ट है। तथा गृह कर, चराई कर तथा गृह कर, घरी चरी कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। ये भी बात क्लियर हो गई। तो आपसे पूछेगा कि चराई कर तथा गृह कर, जिसे घरी चरी कर कहते हैं, लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। चराई कर हो या गृह कर हो, ये पता है क्या क्या टैक्स लगा दिया। चराई करिएगा तो भी मिलेगा, गृह घर में रहना है उसका भी टैक्स लगेगा। तो घरी चरी टैक्स बोला जाता है। ये लगाने वाला प्रथम सुल्तान हमारा अलाउद्दीन कौन था? खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी जो है प्रथम सुल्तान था। देखिए, जो शब्द मैं बोलता हूँ हमारा, तुम्हारा, तो ये नहीं समझिएगा कि मुझसे जुड़ा हुआ है। बस ये शब्द मैं बता रहा हूँ कि आप ये फ़ील करके सोचिए कि सब जो क्वेश्चन है सब मेरा है, हमारा है। मेरा क्वेश्चन है, एक मिस नहीं होनी चाहिए, आंसर यही होगा। ये मेरा तरीका इसलिए है क्योंकि मैंने देखा है कि जब अपना आप समझ के पढ़िएगा ना, तो 100% क्वेश्चन है कि आपको आंसर लगेगा। वो लगेगा कि हम ये पढ़े हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमारा समझना है, अपना समझना है। हमको क्या मतलब है अलाउद्दीन खिलजी से? क्या मतलब है हमारे और क्वेश्चनों से? लेकिन हम क्या बोले? चराई कर, गृह कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन है? हमारा अलाउद्दीन खिलजी है। अब ये याद हो गया हमको, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है ये, नहीं कि अलाउद्दीन खिलजी हमारा है। ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा। ये तरीका आप अपना के देखिए। 10 से 15 दिन में आपको फॉलो करके देखिए। आपको हर क्वेश्चन आपको अपना जैसा लगेगा और यही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम देगा, क्रैक करवाएगा, महसूस करवा देगा, आपको फ़ील होगा कि हाँ, ये सही बोले हैं। आप करके देखिए। चाहे आप सुनिए ना और जाइए एग्ज़ाम देने, चाहे मॉक टेस्ट दीजिए। चराई कर जो हो गया, क्लियर हो गए, ये तो हम पढ़ लिए, आगे पढ़ते हैं। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? सोचिए, मंगोल आक्रमण एक हुआ था हमारा गुलाम वंश में, जो कि इल्तुतमिश था उस समय, जो कि चंगेज़ खां आक्रमण, मतलब आक्रमण चंगेज़ खां करने नहीं आ रहा था, वो किसी को पकड़ने के लिए आ रहा था, जो कि घुस गया था गुलाम वंश के शासनकाल में, इल्तुतमिश के समय।
तो याद रखिएगा वो मंगोल आक्रमण जब हो रहा था तो अलाउद्दीन जो इल्तुतमिश था वो बेचारा क्या कर दिया, वापस कर दिया कि चलो जाओ, नहीं लड़ना हमको भाई, चंगेज खान से नहीं लड़ना। उस समय चंगेज खान बहुत खतरनाक था। लेकिन मंगोल आक्रमण जब सर्वाधिक हुआ, सबसे ज़्यादा अगर पूछिएगा तो आप बताइएगा अलाउद्दीन खिलजी के समय में। तो मंगोल आक्रमण जब हो रहा था तो उस समय शासन जो कर रहा था भारत में वो अलाउद्दीन खिलजी कर रहा था। तो सोचिए मंगोल आक्रमण करने वाला कितना भी आक्रमण करे, जब सैनिक मजबूत हो और अस्थायी सेना बना चुका हो तो उसको कोई हरा सकता है क्या? नहीं। तो ये अलाउद्दीन खिलजी जो है उस समय था तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, आक्रमण हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, अलाउद्दीन खिलजी जीत रहा है। तो मंगोल उस समय मजबूत थे जब शुरुआत हो रहा था दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया? लीजिए, मतलब खलीफा की उपाधि लेकर आया इल्तुतमिश, जो कि सुल्तान बन गया। ये तो हम पढ़े थे गुलाम वंश में। चलिए, खलीफा से सुल्तान को उपाधि ले लिया था, पद ले लिया था इल्तुतमिश, तब वास्तविक बोला जाता है गुलाम वंश का संस्थापक। लेकिन दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं तो दिल्ली सल्तनत तो गुलाम आए, खिलजी वंश आए, तुगलक वंश आए, सब तो एक ही आ जाएगा। तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जो था अपने आप को ही बोल दिया कि मैं खलीफा हूँ, कोई नहीं है मेरे सामने, मैं किसी से नहीं डरता, मैं खुद खलीफा हूँ। सोच ली। तो प्रथम सुल्तान जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया वो था मुबारक शाह खिलजी। समझ गए कौन था? मुबारक शाह खिलजी। सोचिए, उल्टा अलाउद्दीन खिलजी ने अपना जो है खलीफा घोषित नहीं कर पाया, लेकिन मुबारक शाह खिलजी जो है अपने आप को खलीफा ही घोषित कर दिया। तो दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया? तो वो मुबारक शाह खिलजी था। सोचिए, इतना बड़ा जो जीत रखने वाला खिलजी, जो कि वो मार काट जो रहे जीतने से मतलब था उसको, ठीक है, अपना नया धर्म बनाने के चक्कर में था, वो खलीफा का पद नहीं ले पाए। लेकिन यही खिलजी वंश का तीसरा जो शासक था मुबारक शाह खिलजी, वो खलीफा घोषित कर दिया अपने आप को। समझ रहे हैं? तो प्रथम सुल्तान था जिसने बोला कि हम ही खलीफा हैं, जाओ भाग, मुबारक शाह खिलजी बोला। चलिए, ये हो गए। और बात करते हैं घोड़े के नाल के आकार को मेहराव का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया? तो अलाई दरवाजा में, मतलब दिल्ली में जो अलाई दरवाजा है वहाँ पे। आगे तो सवाल सुनिए, अलाई दरवाजा कहाँ है? तो बताएंगे दिल्ली में है। अच्छा, दिल्ली में अलाई दरवाजा है? हाँ, दिल्ली में है, जाके देखिए, घूमिए फिरिए, ठीक है, ये भी बात है। घोड़े के नाल के आकार की मेहराव का प्रयोग जो किया गया वो सर्वप्रथम कहाँ किया गया? तो अलाई दरवाजा में किया गया। ये सवाल आपसे पूछेगा डायरेक्ट, मेहराव का प्रयोग जो है कहाँ किया गया था? तो दिल्ली के अलाई दरवाजा में किया गया था। करते हैं, अलाउद्दीन के किस पुत्र ने स्वयं को खलीफा घोषित किया? तो वही तो मुबारक शाह खिलजी ने किया। अब सोचिए, अलाउद्दीन ने खलीफा का पद नहीं लिया, लेकिन इसका पुत्र स्वयं को खलीफा घोषित किया। अरे बाप इतना जीता है भाई, पुत्र इतना बड़ा जीता है, मतलब इसका बाप जो है हर जगह जीत गया है, तो पुत्र को तो घमंड ऐसे ही हो गया। अब घमंड हो गया, करे चाहे मत करे कुछ, लेकिन पुत्र को घमंड हो गया ना कि मेरे बाबूजी तो इतना जीत गए, तो भाई बाबूजी मत ले खलीफा, हम खलीफा बनेंगे। तो खलीफा का पद ले लिया। कौन ले लिया पता है? इसका पुत्र मुबारक खिलजी ले लिया। तो पूरा नाम क्या है? मुबारक शाह खिलजी। तो ऐसे याद हो गया कि नहीं? भूलिएगा नहीं ना, नहीं बोलना चाहिए। तो अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र अपने आप को क्या बोला? खलीफा बोल दिया। और कौन था पुत्र? मुबारक शाह खिलजी। बोलिएगा नहीं। चलिए, किसी को भी घमंड हो जाता है, लेकिन यही दिक्कत है कि नहीं होना चाहिए। अपना स्वयं का बेचारा हार जाता है बाद में, वैल्यू ही नहीं है। अलाउद्दीन द्वारा सैनिकों को सस्ते मूल्यों पर वस्तुओं को प्रदान करने के लिए बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई गई। तो किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। क्या अपनाई गई? कि सैनिकों को सस्ते मूल्य पर जो वस्तु है वो प्रदान किया जाए। अब पता है, जैसे आज हम लोग देखते हैं सैनिक के लिए कैंटीन का नाम सुने हैं? कैंटीन का नाम सुने हैं ना, कि सैनिक जो जाते हैं, सैनिक के लिए स्पेशल कैंटीन बनता है, उस पे कम परसेंटेज पे होता है, कम मूल्य पे आपको वस्तु मिल जाती है। तो वही नीति समझिए अभी भी चल रहा है। लेकिन कौन लाया था? अलाउद्दीन खिलजी लाया था। क्यों लाया था? बाजार को नियंत्रण करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। तो सैनिक को ऑफर दिया गया। अब सैनिक को सस्ता मूल्य पे दिया जाएगा ना जी। अगर मान लीजिए हम लोग सैनिक नहीं हैं, तो सैनिक जो नहीं हैं वो तो जो दाम पे ले रहे हैं वो लेंगे, लेकिन सैनिक के लिए थोड़ा सा तो ऑफर दीजिए। जो देश के लिए लड़ रहा है, सब कुछ के लिए लड़ रहा है, तो कुछ तो भलाई कीजिए उसके लिए। तो भलाई करने के लिए कैंटीन खोल दिया गया अभी के। तो उस समय ही शुरू हो गया था जब अलाउद्दीन खिलजी ने लाया था। तो ये श्रेय हम मानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का जाता है।
जो आज कैंटीन सैनिकों के लिए जाना जाता है, कम दाम पे मिलता है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी घोषित कर दिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सैनिकों को सस्ते मूल्य पर वस्तु अगर पहुंचे तो हम बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी ने लाया था, जो कि जिसे हम बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई थी। क्या बोलते हैं, बाजार नियंत्रण नीति अगर है तो यही है कि अगर बाजार को बैलेंस करके चलना है तो ये काम कीजिए, और ये लाने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण अधिकारी कौन कौन है, चलिए हम जान रहे हैं। तो एक तरफ विभाग है, एक तरफ अधिकारी है। तो जैसे वरीद ए मंडी करके, मंडी मने होता था बाजार, जो कि सब्जी मंडी हम लोग बोलते हैं अभी, है ना। कोई भी मंडी है, शॉपिंग मंडी बोल देते हैं, चाहे चूड़ी मंडी बोल देते हैं, तो उसी तरह उस समय मंडी बनाया गया था, जिसे हम बाजार आज बोलते हैं। तो वरी ए मंडी के लिए एक अधिकारी होते थे, जो कि किस नाम से जाने जाते थे, बाजार निरीक्षक के रूप में जाने जाते थे। ये बाजार का निरीक्षण करते थे, किसका, बरीद ए मंडी का। तो ये बाजार निरीक्षक जो होते थे वो बरीद ए मंडी का निरीक्षण करते रहते थे, याद रखिएगा, ध्यान देना। शाहना ए मंडी जो था, बाजार अधीक्षक के रूप में इनको नियुक्त किया गया था, जिसे शाहने मंडी बोला जाता है। दीवान ए रियासत, क्या बताएगा, रियासत, दीवान ए रियासत जिसे हम बाजार नियंत्रक बोलते हैं। तो बाजार नियंत्रक अधिकारी भी होते थे, जिसे दीवाने रियासत बोलते थे। ये हो गए। तो बाजार नियंत्रक सुनिएगा ना, तो ये इस विभाग के क्या होते थे, अधिकारी होते थे, किसके, दीवाने रियासत के। और मन हैना एक विभाग होता था, जिसके गुप्तचर होते थे। ये गुप्तचर बहुत इंपॉर्टेंट थे, गुप्तचर होते थे, यही तो पता करते थे, जो कि आईबी आज जानते हैं हम लोग, आईबी जानते हैं, सीबीआई भी एक तरह से गुप्तचर ही माना जाता है, लेकिन आईबी सबसे इंपॉर्टेंट है, आईबी गुप्तचर के रूप में माने जाते हैं। जैसे विभाग हो गया, अधिकारी हो गया। तो बरीद ए मंडी अगर पूछे तो बाजार निरीक्षक बता दीजिएगा। शाहने मंडी पूछे, विभाग का अधिकारी कौन होते थे, बाजार अधीक्षक होते थे। दीवान रियासत के जो है अधिकारी कौन होते थे, बाजार नियंत्रक होते थे। मनहान का जो होते थे, गुप्तचर होते थे। चलिए क्लियर हो गए। तो मनहान का अगर अधिकारी पूछे, गुप्तचर। अब हम चलेंगे, कहाँ चलेंगे, हम चलेंगे अब तुगलक वंश। लेकिन तुगलक वंश से पहले एक कहानी सुन लीजिए। पद्मावत लिखा गया है मोहम्मद जायसी के अनुसार। पूछता है ये सवाल, क्योंकि पद्मावत जो लिखा गया है वो लिखा गया मोहम्मद जायसी के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए अनुसार अलाउद्दीन ने रानी पद्मामिनी बोला जाता है, पद्मावती भी बोल सकते हैं। तो रानी पद्मामिनी की सुंदरता से प्रभावित होकर चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था, जो कि राणा कौन थे, बताइए कौन थे, राणा रतन सिंह थे, याद रखिएगा। तो उनकी पत्नी थी रानी पद्मावती। दिल्ली सल्तनत को पढ़ दिया, मतलब गुलाम वंश में दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश को पढ़ा, कब से कब तक, 1206 से लेके 1290 तक पढ़ा, ठीक है। चलिए ये हो गया गुलाम वंश का। उसके बाद अभी क्या पढ़ा, खिलजी वंश पढ़ा, जो कि 1290 से लेके कहाँ तक पढ़े, 1320 में पढ़े, जो कि अलाउद्दीन खिलजी सबसे इंपॉर्टेंट था, ये पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं, तुगलक वंश के। तुगलक वंश का समय का 1320 से कब तक, 1414 तक, मतलब 1414 तक, याद रखना है। तो 1320 से लेके 1414 ईस्वी तक किसके बारे में पढ़ेंगे, तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। चलिए तुगलक वंश के बारे में हम पढ़ते हैं। अब तुगलक वंश पढ़ेंगे तो आप जानते ही हैं, इसका जो है संस्थापक हमारा गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक था, जो कि गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता था। तो चलिए अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो हम बताएंगे गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक द्वारा की गई। और गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक का एक और नाम था गाजी मलिक। गाजी मलिक के नाम से कौन जाना गया, तो गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक जाना गया। और ये गयासुद्दीन तुगलक, जो गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक है, वो बताइए, देखिए गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक के जगह पे हो सकता है गयासुद्दीन तुगलक दे दे, तो गलत नहीं समझना है। तो गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक की अगर बात करी तो इसने स्थापना किया, किस चीज की स्थापना की, तुगलक वंश की स्थापना किया, क्योंकि तुगलक का था इसलिए। और ये कब किया, 1320 में किया, क्योंकि 1320 तक तो किसका था, खिलजी वंश का था। तो 1320 में अंत कर दिया खिलजी वंश का, और गयासुद्दीन जो है मोहम्मद तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना कर दी, जो कि गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता था। इतना बार बोला, याद हो गया होगा। और भी सवाल क्या बनता है, सुनिए। सल्तनत काल में नहरों का निर्माण तथा डाक व्यवस्था का आरंभ करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था, तो ये गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक ही था, मतलब गयासुद्दीन तुगलक था। तो आपसे पूछेगा कि अच्छा गयासुद्दीन के बारे में इतना पढ़ रहे हैं, जो कि तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है, क्योंकि 1320 में किया, जिसे हम गाजी मलिक के नाम से भी जानते हैं। ये बताइए क्या किया, ये प्रथम सुल्तान क्यों कहलाया, कारण क्या है, तो हम बताएंगे भाई नहरों का निर्माण करवाया और डाक व्यवस्था का शुरुआत किया था।
जो सवाल है वही बात करेंगे। तो नहरों का निर्माण और डाक व्यवस्था की शुरुआत करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था दिल्ली सल्तनत का? तो हम बताएंगे गयासुद्दीन तुगलक। इससे ज्यादा तो जोश में नहीं बोल सकते। अब बात करते हैं कि किस सूफी संत के साथ गयासुद्दीन तुगलक के संबंध अच्छे नहीं थे। अब देखिए, गयासुद्दीन तुगलक का संबंध ही बेचारा का अच्छा नहीं था, उनसे उनको पटवे नहीं करता था। किससे? गयासुद्दीन तुगलक को एक सूफी संत थे, उनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया जो थे वो बोलते थे कि हमें गयासुद्दीन तुगलक पसंद नहीं है, और गयासुद्दीन भी बोलता था हमें निजामुद्दीन औलिया पसंद नहीं है। जो कि कौन थे? निजामुद्दीन औलिया, वो सूफी संत थे। और याद रखिएगा, कौन बोला था बताइए? दिल्ली अभी दूर है मेरे दोस्त, बताइए कौन बोला था? बताइए जरूर, ये पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए ऐसे हम यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, यही बोले थे। देखिए यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, कि यही सवाल वही पूछे थे। बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने आदेश दिया था कि उसके दिल्ली पहुंचने से पहले ही औलिया दिल्ली छोड़ दे। इसी संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान के विषय में कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, मतलब हनूज दिल्ली दूर अस्त। समझ गए? तो हनूज दिल्ली दूर अस्त, अभी दिल्ली दूर है मेरे दोस्त, अभी बोलने से क्या हो जाएगा, दिल्ली छोड़ देंगे। तो बंगाल अभियान से लौट रहा था कौन? गयासुद्दीन तुगलक। आदेश किसको दिया? निजामुद्दीन औलिया को। क्या आदेश दिया? कि मेरे आने से पहले दिल्ली से चले जाइए, दिल्ली को छोड़ दीजिए। तो निजामुद्दीन औलिया ने क्या कहा? दिल्ली अभी दूर है। अच्छा, वो अपनी लैंग्वेज में क्या कहे? तो हनूज दिल्ली दूर है अस्त। कौन कहा? निजामुद्दीन औलिया। बोलिएगा नहीं ना? चलिए और बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सवाल है कि दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन था? अरे भाई, मोहम्मद बिन तुगलक था। दिल्ली सल्तनत का अगर सर्वाधिक विद्वान अगर पूछे, ज्ञानी पूछे, तो मोहम्मद बिन तुगलक को लगाएगा। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ज्ञानी और समझदार था, ये कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का समझदार व्यक्ति, सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति मोहम्मद बिन तुगलक। और विद्वान व्यक्ति समझते हैं, ज्यादा विद्वान भी होना हानि है। तुगलक के प्रमुख आगे हम काज पढ़ लेते हैं, फिर उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे मोहम्मद का। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के प्रमुख कार्य में योजना हम एक तरफ देखेंगे और विशेषता देखेंगे। तो देखिए, योजना जो है राजधानी परिवर्तन की बात करता है। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। समयकाल पूछेगा कि राजधानी परिवर्तन का इसका विचार जब आया तो उस समय समयकाल क्या था? तो 1326 से लेके 1327 ईस्वी माना जाता है। ठीक है, 1326 से लेके 1327 तक। अब बात करते हैं कि तुगलक ने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखकर उसे सल्तनत की राजधानी बनाया। तो तुगलक ने क्या किया? कौन तुगलक? मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? देवगिरी का नाम बदल दिया, और नाम बदल के क्या कर दिया? दौलताबाद कर दिया, और उसको राजधानी बना दिया। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक ने। कब? 1326 से 1327 का समय बताया जाता है। यह योजना जो है असफल रही थी। मोहम्मद बिन तुगलक इतना ज्ञानी था कि बेचारा कोई भी सफलता इसको होता ही नहीं था, मतलब असफल ही रह जाता था, सिर्फ ज्ञानी ही था। जैसे संभालने की बात होती है तो संभाल नहीं पाता था, जो भी निर्णय लेता था बेचारा सफल हो जाता था। क्या कर सकते हैं? तो ये कहा जाता है कि ज्ञान होने से ज्यादा आप कितने सतर्क होकर पढ़ रहे हैं और कितने सुनते हैं और कितना उस चीज को एनालिसिस करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेसिक नॉलेज लेने की आवश्यकता नहीं है। बेसिक नॉलेज लेना है तो वो बीपीएससी और बिहार और इसके लिए क्या बोलते हैं, यूपीएससी के लिए। हाँ, ज्ञान लेना आवश्यक है, लेकिन अगर हमको एग्जाम की तैयारी करना है तो तरीका होना आवश्यक है। तो ये सब ज्ञान दे रहा हूँ तो बुरा मत मानिएगा, कि मेरा इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको कोई मार्ग मिल जाए। और जो ज्ञानी है उनके लिए तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि वो सब श्रेष्ठ हैं और उनसे बड़ा ज्ञानी मैं नहीं हो सकता। प्लीज समझिएगा मेरी भावनाओं को, मैं किसी को ठेस पहुंचाने की भावना नहीं रखता। तुगलक ने देवगिरी नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया और दिल्ली की राजधानी बना लिया। कौन? दौलताबाद को। यह योजना जो है असफल रही। 1335 ईस्वी में पुनः दिल्ली को राजधानी बनाया। बेचारा क्या कर सकता है, दौलताबाद जो बनाया वो असफल रह गया। और 1335 में क्या किया? फिर बेचारा सोचा कि चलो पुनः इसे दिल्ली को राजधानी बना देते हैं। तो दिल्ली को दोबारा राजधानी कब बनाया? 1335 में। कब बनाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो 1335 में बनाया दिल्ली को राजधानी। चलिए, ये तो बातें हो गई। अब दोआब में कर वृद्धि की बात करते हैं। तो दोआब में कर वृद्धि का समय पूछे कि मोहम्मद बिन तुगलक का, तो बताएंगे 1327 से लेके 1328 में। 1326 से 1327 में बेचारा राजधानी परिवर्तन करे में रह गया।
ये कहने का मतलब है, ठीक है? थोड़ा फन के साथ चलेंगे। अब दोआब में जो है कर वृद्धि शुरू कर दिया, टैक्स वृद्धि शुरू कर दिया, टैक्स ग्रोथ कर दिया, जिसमें 1327 से 28 का समय बताया जाता है। यह योजना भी असफल रही, बेचारा का यह भी योजना बेचारा असफल रहा मोहम्मद बिन तुगलक का, क्योंकि उस समय वहाँ अकाल पड़ जाने के कारण जनता कर जो है नहीं दे सकी। अब अकाल पड़ जाएगा तो जनता कर देगी, तो ये दोआब जो वृद्धि शुरू किया, इसमें तो असफल हो गया। चलिए, तो डायरेक्ट सवाल पूछता है कि दोआब टैक्स वृद्धि शुरू करने वाला कौन था? तो वो हमारा कौन बताइए? मोहम्मद बिन तुगलक। आपसे ये पूछेगा कि देवगिरी को नाम बदलकर दौलताबाद कौन किया? मोहम्मद बिन तुगलक। ये जो है दौलताबाद की राजधानी कौन किया? देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद, और फिर दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था? तो हम बताएंगे मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन फिर दौलताबाद से दिल्ली राजधानी कौन लाया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। कब लाया? 1335 में। सवाल समझ में आ रहा है? अब दोआब कर की वृद्धि कौन शुरू किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और ये असफल क्यों रहा? क्योंकि अकाल पड़ जाने के कारण जो भी जनता थे वो टैक्स नहीं दे पाए। समय पूछे 1327 से 28। अब देखिए सांकेतिक मुद्रा की बात करेंगे, तो सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत कौन किया? तो हम बताएंगे मोहम्मद बिन तुगलक शुरू किया। और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कहिए या शुरुआत कहिए, तो करने वाला हमारा मोहम्मद बिन तुगलक था, जो कि कब किया था? 1330 में किया था। 1330 में समय बताया जाता है कि 1330 में जो है सांकेतिक मुद्रा का शुरुआत कर दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब इसमें क्या था सुनिए, सांकेतिक मुद्रा प्रचलन क्या था? इसमें चांदी की कमी का जो है समान करने के लिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया, किंतु नियंत्रण के अभाव में यह योजना भी असफल रही। ये भी योजना जो है असफल रहा। तो सांकेतिक मुद्रा शुरू करने वाला श्रेय भी जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को, बेचारा असफल हो गया। किया तो अच्छा काम था, कोई गलत काम नहीं कर रहा था, कर तो रहा था अच्छा, लेकिन बेचारा असफल हो रहा था। क्या कर सकते हैं? अच्छे और ज्ञानी को थोड़ा सा गिरना तो पड़ता ही है। ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, कोई ठेस नहीं पहुंचाने के लिए, बस याद करवाने के लिए कि ऐसे शब्द में याद हो जाते हैं। तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो है चांदी की कमी का जो है सामान करने के लिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया, किंतु नियंत्रण के अभाव में, मतलब कंट्रोल नहीं हो पाया, इसके अभाव में क्या हुआ? असफल हो गया। तो चांदी की कमी को समान रखने के लिए, बराबर रखने के लिए हुआ था। और एक और शुरू किया, चौथा जो आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि बेचारा के लिए असफल ही रहा था मोहम्मद बिन तुगलक का, जो कि प्रमुख काज था, खुरासान। क्या था? खुरासान का अभियान। खुरासान का अभियान जो चला था, ये शुरू करने वाला मोहम्मद बिन तुगलक था, जो कि इसका मतलब था कि खुरासान पर विजय प्राप्त के लिए तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों का गठन करके उन्हें 1 वर्ष का अग्रिम वेतन प्रदान किया था। अब सोचिए, ये नहीं पता कि सफल रहा कि नहीं सफल रहा, इसका नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसमें क्या था कि थोड़ी-सी सफलता इसको मिली थी और इसने अच्छा ये काम किया था, थोड़ा-सा माना जाता है, बाद में ये भी असफल हो जाता है। लेकिन देखिए, खुरसाना का अभियान शुरू किया था और इसके लिए 3,70,000 सैनिक का गठन किया, जिसमें 1 वर्ष का अग्रिम वेतन देने के लिए बात करी है, मतलब ज़्यादा कहिए एक तरह से देने के लिए बात कही थी। और यही बड़ा दिक्कत है कि अपना अकाउंट देखा नहीं और ये कर दिया, तो ये भी असफलता की ही ओर बताई जाती है। लेकिन इसका कारण क्या है ना कि बिचौली जो होते हैं वो खा जाते हैं, तो वही गड़बड़ हो गया बेचारे के साथ। तो याद रखिएगा, ये अभियान जो चला था 1336 से 37 तक चला था, ये बताया जाता है। कौन लाया था? तो ये जो अभियान चलाया था, ये हमारा मोहम्मद बिन तुगलक चलाया था, खुरासाना। अब देखिए कराचिल अभियान की बात करते हैं। कराचिल अभियान जो है ये 1337 से लेकर 1338 बताया जाता है, ठीक है? 1338 बताया जाता है। तो कराचिल अभियान जो शुरू करने वाला है वो तुगलक ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में 1 लाख सैनिकों को भेजा, किंतु मौसमी दशा खराब होने की वजह से या कारण से यह योजना असफल रही। सोचिए, यह भी योजना बेचारा का असफल रहा, लेकिन था तो विद्वान, समझदार था, जो भी कर रहा था अच्छा कर रहा था, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी, वो अलग बात है। तो इससे ये एक सीख मिलती है कि आप प्रयास करते रहिए, सफलता तो अवश्य मिलेगी, गिरना और संभलना ये सब छोड़ दीजिए। गिरना है तो एक दिन उठेंगे, ये अवश्य होता है। आगे चल के मोहम्मद बिन तुगलक भी उठता है और ये सक्सेस भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। अब उसका सक्सेस वाला पार्ट दिखाया नहीं तो अलग बात है, लेकिन ये अभियान लाया तो ये आगे अभियान चलाया सब लोग, समझ गए? तो जो नियम ठानते हैं, जो आप पालन करते हैं, वो अवश्य फल मिलता है, ये मैं बता सकता हूँ और ये अनुभव है, समझ गए? तो कराचिल अभियान की अगर बात करें तो कराचिल अभियान जो है 1337 से लेकर 1338 में चलाया गया और इस अभियान का श्रेय जाता है हमारा मोहम्मद बिन तुगलक का। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है कराची अभियान शुरू किया था और जो कि खुसरो मलिक के नेतृत्व में किया गया था। किसके?
खुसरो मलिक के नेतृत्व में किया गया था। तो खुसरो मलिक आएगा तो बताइएगा मोहम्मद बिन तुगलक जुड़े हुए हैं। तो तुगलक ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में किया था, जो कि 1 लाख सैनिकों को भेजा था, किंतु मौसम दशा खराब होने की वजह से क्या हुआ, असफल हो गया था। इसलिए ये आपको फेल माना जाता है। तो याद रखना है, जो शब्द मैं हम, हमारा, ये जो शब्द बोल रहा हूँ, ये इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप फील के साथ याद कर सकें। कृषि के विकास हेतु अमीर एक कोही नामक नए विभाग किस सुल्तान द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो हम बताएंगे मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किया गया था। तो अगर आपसे पूछे कि कृषि के विकास के लिए अगर बात करेंगे तो ये श्रेय भी जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। कृषि के क्षेत्र में भी काम किया था, ऐसा नहीं था नहीं कर रहा था, सब चीज में कर रहा था, बुद्धिमान भी था, समझदार भी था, और जानता था कि किस तरह से हमको बढ़ाना है सल्तनत को। तो ये श्रेय जाता है। सफलता नहीं मिली वो अलग बात है, लेकिन ऐसा भी नहीं किया सफलता ही बार बार रही। इसका श्रेय जो है भविष्य में बहुत को काम देता है, और दिया था ये। दिल्ली सल्तनत में जो तुगलक वंश था, ये काम जो मोहम्मद बिन तुगलक किया, बहुत अच्छा काम किया था, तारीफ के पात्र है, ऐसा नहीं कि खराब बोलिएगा इसको। तो कृषि के विकास हेतु अगर बात करें, अमीर एक कोही नामक एक विभाग शुरू किया, ठीक है। उस विभाग को शुरू कौन किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। तो कृषि विकास हेतु कौन सा विभाग था? अमीर एक कोही। कौन शुरू किया? मोहम्मद बिन तुगलक। इतना बार बोलूंगा कि आपके याद हो जाएंगे, आपके कान भी सही हो जाएंगे मतलब कान में सुनाई दे देगा। क्षमा चाहता हूं अगर मेरी बात से हट होते हैं तो। भारत में सर्वप्रथम जो है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने शुरू किया? बेचारा सांकेतिक मुद्रा का शुरू किया था, जानते हैं क्या सफल हो गया था, लेकिन शुरुआत किया था ना, कौन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने भारत में सर्वप्रथम क्या चालू किया? सांकेतिक मुद्रा चालू किया। मोरक्को निवासी इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ये इतना बार सवाल पूछा है कि याद होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। कब आया था? तो बताया जाता है 1333 यूनिक नंबर 1333 ईस्वी में। तो बताया जाता है मोरक्को निवासी इब्न बतूता जो है किसके शासनकाल में भारत आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, जो कि 1333 ईस्वी में आया था। कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं होना चाहिए। तो 1333 में कौन आया? तो इब्न बतूता आया। इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का निवासी था। किसके समय आया? मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया। याद हो गया। अब वही बात करते हैं, रेहला नामक पुस्तक का रचनाकार कौन था? इब्न बतूता था। इब्न बतूता क्या था? ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, और ये याद रखिएगा, ये क्या था? मोरक्को का निवासी था, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। कब आया था? 1333 में आया था। और इसने कौन सी पुस्तक लिखी? रेहला नामक की पुस्तक लिखी। ये भी, इससे ज्यादा क्या सवाल आएगा, है कि नहीं? और सवाल सुनिए, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही सल्तनत से विद्रोह कर 1336 ईस्वी में हरियर एवं बुक्का ने विजयनगर तथा 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। सोच रहे हैं, विजय साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। विजय साम्राज्य इसी में पढ़ेंगे हम लोग, टेंशन मत लीजिए, विजय साम्राज्य की भी हम लोग पढ़ेंगे ही, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें आगे दिल्ली सल्तनत को खत्म करेंगे, और ज्यादा पार्ट नहीं है, छोटा है तो हम कर देंगे। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही सल्तनत से विद्रोह कर 1336 ईस्वी में हरियर एवं बुक्का ने क्या किया? विजयनगर की स्थापना की। समझ गए? और 1337 में जो है, सुनिएगा, 1337 में हसन गंगू ने जो है बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। तो देखिए, दो साम्राज्य की शुरुआत हुआ था किसके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। और दिल्ली सल्तनत से विद्रोह हुआ, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक से, तुगलक वंश जो है विद्रोह करके, मतलब कब? 1336 ईस्वी में। और 1336 ईस्वी में जो विद्रोह हुआ, उस समय हरियर और बुक्का दो जो हैं व्यक्ति थे, जो कि विजयनगर की स्थापना की है, जो कि हम पढ़ेंगे। और उसके बाद 1337 में क्या हुआ? हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। मतलब ये समझ जाइए कि अब दिल्ली सल्तनत का जो है अंत होने का समय आ गया, क्योंकि तुगलक के बाद सैयद वंश, उसके बाद खत्म वंश। समझ गए? तो ये अंत होने का समय आ गया, क्योंकि अब धीरे धीरे टूटने लगा था। विजयनगर बन गया, फिर बहमनी साम्राज्य की स्थापना होने लगी। तो उसी तरह धीरे धीरे बहुत सारे बनते जाएंगे, जो कि हम आगे चल के फिर मुगल की बात करेंगे। क्योंकि सैयद वंश फिर लोधी वंश जो है हमारा अंतिम माना जाता है, जो कि सैयद और लोधी एक ही साथ चलते हैं। ज़्यादा समय सैयद का नहीं चला था, फिर लोधी आ गया, लोधी का भी अंतिम चला, क्योंकि इब्राहिम लोधी अंतिम था, फिर मुगल आ जाता है। तो ये सब है, पढ़ते चलेंगे। तो देखिए, होली के त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। सोचिए, जो होली होता था उस त्योहार में, मतलब व्यक्ति जो है अंदर से, हृदय से बहुत अच्छा था, लेकिन क्या होता है ना कि आप जिस संगत में हैं, जो वंश आपका खड़ा हुआ है मार्केट से, वो वंश को कभी अच्छा माना नहीं जाएगा, क्योंकि उसका पीढ़ी जो है, उसका अगर मान लीजिए बेटा सही है तो
पिता का जो क्या बोलते हैं निगेटिविटी कहिए या पिता का जो लक्षण है उसके कारण पुत्र को भी उतना श्रेय नहीं मिल पाता है। लेकिन ये मोहम्मद बिन तुगलक जो है अपना बदौलत बनाया था। तो ये अलग-अलग है, सोच है, विचार है, ये अलग है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि आप अगर आगे कुछ भी करते हैं या कोई भी निर्णय लेते हैं, तो अपने विचार से लीजिए, मंथन से लीजिए, है ना? इतनी बड़ी भाषण देने की आवश्यकता नहीं है, आगे चलते हैं। तो होली के त्योहार में सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। तो मोहम्मद बिन तुगलक कौन था? भाई दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। और ये क्यों? क्यों इसका नाम आता है? तो अरे भाई एक उत्सव होता है भारत में होली, तो भाई होली का तो भाई त्योहार में भाग लिया, इससे बड़ा श्रेय क्या आ जाता है? तो होली में त्योहार लेने वाला पूछाएगा, तो बताइएगा मोहम्मद बिन तुगलक। थोड़ा फ़न करता हूँ, तो सीरियस लीजिए। किस जैन संत के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध घनिष्ठ थे? तो ये जिन्न प्रभा सूरी के साथ था। सोचिए, जैन संत जो होते थे, उनसे जुड़ा हुआ था कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। और कौन जैन संत थे पता है? जिन्न प्रभा सूरी नाम का एक जैन जो है संत थे, साधु थे, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक इनसे बहुत अच्छी मित्रता थी, घनिष्ठता थी, जुड़े हुए था। समझ गए? तो ज्ञानी है तो भाई ज्ञानी को अपना ज्ञान हो जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुआ? तो सिंध अभियान के दौरान जो है इसकी मृत्यु हो गई। कब हुई? 1351 ईस्वी में। लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस शासन के मतलब किस शासक ने की थी? तो हम बताएंगे फिरोज शाह तुगलक ने की थी। अब देखिए, बात है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई, तो अब आ गया फिरोज शाह तुगलक। तो लोक निर्माण विभाग की स्थापना का श्रेय जाता है फिरोज शाह तुगलक को। अगर आपसे पूछेगा कि टोपरा तथा मेरठ के 2 अशोक स्तंभ लेख किस शासक द्वारा दिल्ली लाए गए थे? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। तो आपसे ये सवाल पूछता है कि फिरोज शाह तुगलक ने 2 स्तंभ लाए। किसका स्तंभ? अशोक का स्तंभ। कहाँ लाया? तो दिल्ली लाया। कहाँ से लाया? तो मेरठ में जो था और टोपरा। टोपरा और मेरठ दोनों जो क्षेत्र थे, उस समय मेरठ जो अभी भी जाना जाता है मेरठ के नाम से, वो याद रखिएगा, इस जगह से 2 स्तंभ लाया था। मतलब स्तंभ जो लाया था किसका था? अशोक का था। 2 लाया था। 2 एक-एक जगह से लाया तो 2 हो गया। कौन लाया? फिरोज शाह तुगलक। कहाँ लाया? दिल्ली में। सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में थे? तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में थे। किसके दरबार में थे? फिरोज शाह तुगलक के दरबार में थे। तो याद रखना है कि सबसे अधिक गुलाम पूछेगा तो फिरोज शाह तुगलक को टिक लगा देना है। ये भी याद रखना है। आगे बात करेंगे ब्राह्मणों पर जजिया कर। यही देखिए, मैंने बोला था ना कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। क्योंकि फिरोज शाह तुगलक को जो है लोभ हो गया था। इसे लगा कि ब्राह्मणों को जो है ज़्यादा पैसा मिलता है, मंदिरों में जो है दान होते हैं, ये सब होते हैं, तो थोड़ा इसको लोभ हो गया। लोभ होने के बाद कारण क्या हुआ? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया। तो इसलिए क्या होता है कि जजिया कर की शुरुआत जो किया था, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, करिएगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं जजिया कर का। सबसे पहले पढ़े हैं, जब दिल्ली सल्तनत शुरू करे थे उससे पहले ही। तो जजिया कर लाने वाला दूसरा है, लेकिन कौन है बताइएगा? मोहम्मद है शुरू में, अब कौन है आप बताइएगा? अब ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया फिरोज शाह तुगलक। हक ए सरफ नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? बता सकते हैं? फिरोज शाह तुगलक था। तो आपसे पूछेगा सिंचाई टैक्स कौन लगाया? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का प्रथम सुल्तान था ना, टैक्स लगाने वाला सिंचाई पर। और इस सिंचाई का जो नाम था हक ए सर्व, बताइएगा क्या बताइएगा? सर्व, क्योंकि सिंचाई कर था ये। तो सिंचाई कर का नाम पूछे तो हक ए सर्व बता दीजिएगा, जो कि कौन लगाया? दिल्ली का प्रथम शासक, जो कि फिरोज शाह तुगलक लगाया। चलिए, ये भी बात क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक के समय की बात करें तो फिरोज शाह के काल में स्थापित विभाग जो थे इम्पोर्टेंट वो जान लीजिए। तो देखिए, दीवाने बंदगान ये जो है दासों की देखरेख के लिए बनाया गया था। तो आपसे पूछेगा दासों की देखरेख के लिए फिरोज शाह तुगलक ने एक विभाग बनाया, वो विभाग का नाम बताइए? तो दीवाने बंदगान था। दीवाने इस्तिहाक बताए। दीवाने ए इस्तिहाक जो होता है पेंशन देने के लिए बनाया गया था। तो पेंशन देने के लिए जो फिरोज शाह तुगलक ने विभाग बनाया, उस विभाग का नाम बताइए? तो दीवाने इस्तिहाक बता दिएगा। तो दीवाने इस्तिहाक बोले तो पेंशन देने के लिए बनाया था, ये विभाग था। दीवाने बंदगान बोले तो दासों को देखरेख के लिए बनाया गया था। ठीक है, ये सब विभाग जो है फिरोज शाह तुगलक ने किया था। दीवाने खैराज पूछे तो बताइएगा असहाय लोगों को मदद करने के लिए, मतलब जो गरीब होंगे, जिनके पास कुछ नहीं होगा, उनको मदद करने के लिए दीवाने खैराज का विभाग चालू किया। कौन किया? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। बस इतना जान लीजिए। और भी सवाल सुन लीजिए, इसमें बनता जो है और बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक अगर पूछे कौन था, तो हम बताएंगे नासिरुद्दीन महमूद था।
कौन था? महमूद था। ये क्लियर हो गए। किस सुल्तान को गाजी मलिक उपनाम से भी जाना जाता है? तो गयासुद्दीन तुगलक को, जो कि हम पढ़े थे। गाजी मलिक के नाम से हम सबसे पहले पढ़े थे कि गयासुद्दीन जो तुगलक है, जिसे गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक बोलते हैं, क्योंकि गाजी के नाम से जाना जाता है। गाजी का इसका गाजी दूसरा नाम है, जो कि तुगलक वंश का संस्थापक है, तो हम जानते थे। लेकिन तुगलक वंश का अंतिम शासक पूछेगा तो नासिरुद्दीन महमूद बता देना है। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक बोल दीजिएगा पूरा नाम, क्योंकि इसका वंश का नाम तो चलेगा ना, याद रखना है। तो ये अंतिम था। तो ये हो गया हमारे तुगलक वंश का समापन। अब देखिए मैं बात कर लेता हूँ सैयद वंश और लोदी वंश की। तो सैयद वंश और लोदी वंश तो हम पढ़ेंगे ही, ठीक है। तो अब हम जो सैयद वंश पढ़ने जा रहे हैं और लोदी वंश, ये दोनों के एक साथ पढ़ेंगे। ज़्यादा सैयद वंश नहीं रहता है, लेकिन समय का याद रखिएगा कि आगे हमको तुगलक वंश पढ़े तो सबसे पहले क्या पढ़े? गुलाम वंश। गुलाम वंश का कब से कब पढ़े? तो 1206 से लेके हम 1290 तक पढ़े गुलाम वंश को। ये पहला हो गया शासक। दूसरा शासक पढ़े हम लोग खिलजी वंश, जो कि हम 1290 से, याद रखिएगा, 1320 तक पढ़े, जो कि खिलजी वंश का ये दूसरा शासक हो गया, ठीक है। अब तीसरा, ये दूसरा है, और तीसरा शासक जो है हमारा कौन है बता सकते हैं? तुगलक वंश, जिसे हम 1320 से लेके 1414 तक मानते हैं, जो कि ये हमारा तीसरा वंश हो गया। तीसरा शासक बताइए, तीसरा वंश, ठीक है। आप जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग सैयद वंश पढ़ेंगे और लोदी वंश, जो कि ये जो सैयद वंश है वो चौथा शासक होगा, जो कि हमारा 1414 से लेके कब तक? 1451, मतलब 51 ईस्वी तक जो है सैयद वंश चलेगा। ये चौथा शासक होगा, याद रखेंगे। अब बात करते हैं मतलब चौथा वंश होगा। पांचवा वंश की अगर बात मतलब पांचवा जो वंश होगा वो हमारा हो जाएगा कौन? लोदी वंश। लोदी वंश का समय काल अगर बोले तो हमको क्या बताना है लोदी वंश का? बताइए। लोदी वंश का अगर पूछे यहाँ पे, पांचवा नंबर का वंश लोदी वंश, उसका पूछे तो 1451 से, मतलब 1451 से लेके 1526 तक चलेगा, क्योंकि 1526 जो है अंत हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद मुगल का एंट्री होगा। तो इसके बाद हम जो है ये जो लोदी वंश खत्म होगा, उसके बाद हम विजय साम्राज्य पढ़ेंगे, तब हम पढ़ेंगे मुगल, ठीक है। लेकिन अब जान लीजिए 26 जो है अंत हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद बाबर आ जाएगा, ये हम जानते हैं। तो चलिए अब दोनों सैयद वंश और लोदी वंश एक साथ पढ़ते हैं, जो सवाल आएंगे हम क्लियर करते चलेंगे। अब देखिए 1414 ईस्वी में दौलत खां को पराजित कर खिज्र खां ने जो है किस वंश की स्थापना की थी? तो सैयद वंश की स्थापना की थी। तो दौलत खां को कौन हराया? खिज्र खां ने हराया, ठीक है। दौलत खां को कौन हराया? खिज्र खां ने हरा दिया, पराजित कर दिया। खिज्र खां कौन था? जो कि सैयद वंश का स्थापना किया था, वही था, शासक था, जो कि कब हराया? 1414 में। किसको हराया? दौलत खां को। कौन? खिज्र खां ने। और कौन सी वंश की स्थापना हुई? सैयद वंश की स्थापना हुई, भूलिएगा नहीं ना। रैयत ए आला की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश का शासक कौन था? तो खिज्र खां था। खिज्र खां जो था कौन सी उपाधि धारण किया था? तो बताइएगा, रैयत ए आला की उपाधि धारण किया था। ये कौन था? सैयद वंश का शासक था। कब किया? 1414 में स्थापना किया। किसका? सैयद वंश का। किससे हराकर? दौलत खां को हराकर। ये हो गए क्लियर। और बात करते हैं तो सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया कौन था? तो हम बताएंगे सैयद वंश। कौन था? जैसे अरब हो गए, तुर्की हो गए, उसी तरह ये था, और क्या? शिया, जो कि सैयद वंश के नाम से स्थापना किया था और प्रथम था। अब यहाँ पे क्या होता है सुनते हैं। सैयद वंश का सबसे योग्य शासक अगर पूछेगा तो हम बताएंगे मुबारक शाह था। अच्छा, सबसे योग्य शासक मुबारक शाह था। किस वंश का था भाई? तो सैयद वंश का था। अच्छा, इसने क्या किया? कौन? मुबारक शाह ने। मुबारक शाह ने तारीख़-ए मुबारक शाही के लेखक याही बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया था। तो एक लेखक था जिसका नाम याही बिन अहमद है, जिसका पूरा नाम याही बिन अहमद सरहिंदी नाम था, जिसको संरक्षण प्रदान किया, मतलब अपने संरक्षण में रखा, अपने पास रखा कि कोई इससे हानि न पहुंचाए। ये लेखक था, जो कि क्या है, किसका लेखक था? तो तारीख़ मुबारक शाही के लेखक माना जाता है सरहिंदी, जो कि मुबारक शाह के संरक्षण में था। तो लेखक का नाम पूछे, बिन अहमद सरहिंदी। चलिए, आपसे पूछेगा दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज्य के रूप में लोदी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बहलोल लोदी के समय की गई। तो आपसे पूछेगा कि बहलोल लोदी जो आप नाम सुनते हैं वो बताइए ये कौन था? अफगान राज्य का था। तो अफगान राज्य का जो था लोदी वंश, उस लोदी वंश का नाम बताइए, दिल्ली सल्तनत पे जो शासन किया
जो कि लोधी वंश की स्थापना किया वो बहलोल लोधी। तो लोधी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? बहलोल लोधी को माना जाता है, जो कि प्रथम अफगान राज्य का था, प्रथम अफगानी था, ये बोल दीजिएगा, जो कि दिल्ली सल्तनत पे शासन कर रहा था। अब देखिए लोधी वंश का शासक को हम थोड़ा-सा जान लेते हैं। बहलोल देखिए सैयद वंश का तो खत्म हो गया, नॉर्मल था, छोटा-मोटा था, चला गया बेचारा। तो ये हो गए। तो बहलोल लोधी जो था लोधी वंश का संस्थापक माना गया और लोधी वंश का संस्थापक था। इसका समय काल अगर पूछे तो 1451 से लेके 1489 बता देना है, जो कि 1451 से लेके 1489 तक बता देते हैं। अब उसके बाद आया था सिकंदर लोधी, जो कि बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी आया था। इसका समय था 1489 से लेके 1517 था। मतलब 1489 से लेके 1517 ईस्वी तक था। अगर उसके बाद आया इब्राहिम लोधी, जो कि अंतिम माना जाता है लोधी वंश का शासक, जो कि 1517 से 1526 तक ही रहा था। तो आपसे पूछेगा इब्राहिम लोधी जो था 1517 से 1526 तक रहा, ये हम जानते हैं, ये क्लियर हो गए। तो इब्राहिम लोधी लोधी वंश के 3 शासक बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यही 3 थे। उसके बाद तो इब्राहिम लोधी अंतिम था, क्योंकि फिर मुगल आ जाएंगे। देखिए दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से किसने सर्वाधिक समय तक शासन किया? तो बताएंगे बहलोल लोधी ने किया। कब? 38 वर्ष तक शासन किया था। तो 38 वर्ष तक शासन करने वाला लोधी वंश का शासक बहलोल लोधी था, जो कि सर्वाधिक समय तक शासन किया था दिल्ली सल्तनत के सुल्तान में से। याद रखिएगा 38 वर्ष, लेकिन इसका नाम कुछ नहीं आता, खाली 38 वर्ष लगता है जीवन काट लिया। किस सुल्तान के बारे में अब्दुल्लाह ने अपनी पुस्तक तारीख दाऊदी में लिखा है कि जब वह अपने सरदारों के साथ मिलता था तो वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था। ये बहलोल लोधी के बारे में बोला है। तो बहलोल लोधी के बारे में नेगेटिव या पॉजिटिव सब क्षेत्र होते हैं, दे रहा था। तो अब्दुल्लाह जो था वो एक पुस्तक लिखा था। वो क्या पुस्तक का नाम था? दाऊदी। तारीख दाऊदी के नाम से पुस्तक लिखा गया, वो अब्दुल्ला लिखा। और ये जो है सिंहासन पर जब बताया गया कि बहलोल लोधी के बारे में बताता है ये कि ऐसा सरदार था जब सिंहासन में बैठता था और सरदारों से जब मिलता था तो वो सिंहासन पर नहीं बैठता था। समझ गए? कौन? बहलोल लोधी, यही बताया गया। और भी बात करते हैं तो सुनिए, किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया? तो सिकंदर लोधी ने। सिकंदर लोधी का ही नाम आता है, सिकंदर लोधी कहा जाता है कि ये आगरा का स्थापना किया था। सिकंदर लोधी ने भूमि की माप के लिए किस पैमाने का प्रयोग प्रारंभ किया? तो हम बताएंगे गाजे सिकंदरी का प्रारंभ किया। तो गाजे सिकंदरी का जो शुरुआत कहते हैं किसने शुरू किया? सिकंदर लोधी ने किया। तो यहाँ पे सुनिएगा कि सिकंदर लोधी ने एक भूमि मापन के लिए पैमाना बनाया, जिसका नाम दिया पता है? गजे सिकंदरी। तो गजे सिकंदरी की शुरुआत किसने की? तो सिकंदर लोधी ने शुरू किया। और ये गजे सिकंदरी क्या है? तो हम बताएंगे भूमि मापन का जो है यंत्र कहिए, पैमाना कहिए, जो कह सकते हैं। तो शुरुआत किया सिकंदर। अब सिकंदरी नाम ही है तो सिकंदर ही शुरू किया। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो हम बताएंगे सिकंदर लोधी। मतलब सुल्तान की उपाधि धारण किया था, कौन धारण किया? लोधी वंश का कौन शासक? सिकंदर लोधी, जो कि प्रथम था ये। मतलब सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोधी वंश का प्रथम अगर पूछे तो सिकंदर लोधी। बहलोल लोधी कभी नहीं करता था, समझ गए? अब सुनिए, सिकंदर लोधी ने मुसलमानों में प्रचलित अनेक कुप्रथाओं पर क्या किया? प्रतिबंध लगा दिया था। जैसे मुहर्रम पर ताजिया निकालना, ये प्रतिबंध लगाया। महिलाओं को पीरों की मज़ारों पर जाने से या उनकी याद में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगाया। ये सब काम जो है कर दिया कौन? सिकंदर लोधी ने किया। अब अच्छा किया नहीं किया ये नहीं पता, बस क्वेश्चन जो आएगा याद रखिएगा कि महिलाओं को पीरों की मज़ारों पर जाने या उनकी याद में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध कौन लगाया? तो हम बताएंगे सिकंदर लोधी ने लगाया। अब बात करते हैं सल्तनत कालीन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सल्तनत कालीन की। सल्तनत कालीन में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ-कुछ शासक जो हैं, संस्थापक जो हैं अलग-अलग थे। जैसे कि ममलुक वंश की अगर बात करें, जिसे हम 1206 से 1290 बोलते हैं, जिसे हम गुलाम वंश भी बोलते हैं। इसकी अगर बात करें तो ये शासन काल इनका रहा 84 वर्ष। 84 ईयर्स शासन किए भाई। कौन? मामलुक वंश, जिसे हम गुलाम वंश बोलते हैं, है ना? दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला जो शासक बोले कि 84 ईयर्स तक कौन किया? तो हम बताएंगे मामलुक वंश, जो कि गुलाम वंश के नाम से जानते हैं, है ना? इसके संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि ऐबक था। ये देखिए नाम अलग-अलग दे सकता है, तो ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद कौन आया? खिलजी वंश सेकंड नंबर पे। ये पहला था, ये सेकंड नंबर पे आया। तो सेकंड नंबर पे कौन आया? खिलजी वंश, जो कि 1290 से 1320 तक रहा था। और ये कितने वर्ष शासन किया?
दिल्ली सल्तनत पर, तो 30 वर्ष शासन किया। जिसके संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी, जो कि हम पढ़े थे। अब तीसरे नंबर पे कौन था? तुगलक वंश, जो कि हम पढ़े हैं, जो कि 1320 से 1414 ईस्वी तक रहा था, जो कि तीसरे नंबर का शासक था, वंश था, जो कि कितने वर्ष सबसे ज्यादा अगर शासन किया है दिल्ली सल्तनत पर तो 94 ईयर्स किया था। 94 वर्ष शासन करने वाला तुगलक वंश है। तो हमेशा पूछता है कि सबसे ज्यादा दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला वंश बताइए, तो तुगलक वंश बताइएगा। और सबसे लंबा समय तक शासन करने वाला बहलोल लोदी को बोला जाता है शासक। समझ गया? 38 वर्ष किया था, ये बोला जाता है। तो याद रखिएगा, अगर वंश पूछेगा तो तुगलक वंश लगा दीजिएगा, अगर सेकंड नंबर पूछेगा तो गुलाम वंश बताएगा, सेकंड नंबर पे पूछेगा तो गुलाम वंश आएगा। ठीक है। और तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। सोचिए, गयासुद्दीन तुगलक ने जो है तुगलक वंश की स्थापना किया था, और लेकिन सबसे लंबा तक शासन चला था और तुगलक वंश का, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी इसमें भी था। समझ गया? तो लंबा तो चलेगा ही। चलिए आगे बात करते हैं, सैयद वंश की बात करते हैं। सैयद वंश का बात करते हैं तो इसका समय 1451 तक ही रहा था, 37 वर्ष तक लेकिन शासन किया था, ज्यादा नहीं, 37 वर्ष की किया था। लेकिन इसका संस्थापक अगर पूछे खिलजी खान था, जो कि हम पढ़ चुके हैं। और चौथे नंबर का हो गया, पांचवें नंबर का देखें तो लोदी वंश, जो कि ये अंतिम वंश है, जो कि माना जाता है कि 76 वर्ष तक ये भी शासन कर चुका था, क्योंकि बहलोल लोदी खुद 38 वर्ष तक शासन किया, तो समझिए लंबा शासन किया ना, और राजा होकर 38 वर्ष तक किया था, 38 वर्ष तक। सोचिए, तो लोदी वंश का संस्थापक अगर पूछे बहलोल लोदी है, जो कि 76 वर्ष तक किया था। तो तीसरे नंबर का अगर पूछेगा सबसे ज्यादा तो लोदी वंश, पहला तुगलक वंश, दूसरा में गुलाम वंश, और तीसरा में लोदी वंश जो है दिल्ली सल्तनत वंश पे शासन काल बताया जाता है, समय काल बताया जाता है, कितने समय तक शासन किया था, जो कि 1451 से 1526 तक। समझ गए? चलिए, ये इंपॉर्टेंट था बताना, आप तो भूलिएगा नहीं, इससे ज्यादा क्या क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो। अगर पूछे दिल्ली सल्तनत के वंशों में सर्वाधिक शासन काल अगर पूछे तो तुगलक का, तथा न्यूनतम शासन पूछे तो खिलजी वंश का, खिलजी वंश बोलने जाओ, खिलजी वंश का। देखिए यहाँ पे देखिए 37 वर्ष तक तो सैयद वंश भी कर लिया था, लेकिन बेचारा खिलजी वंश जो है, देखिए यहाँ पे, ये तो मैंने बताना ही भूल गया कि सबसे कम कौन है, सबसे ज्यादा मैंने बता दिया, और पहला भी बता दिया, दूसरा भी बता दिया, तीसरा भी बता दिया, लेकिन सबसे कम खिलजी वंश, क्योंकि 37 वर्ष तो सैयद वंश भी कर दिया खेल खेल में। सोचिए, खिलजी वंश बहुत कम कर दिया बेचारा, 30 वर्ष किया। तो न्यूनतम शासन पूछे तो खिलजी वंश को, अगर सबसे ज्यादा पूछे तुगलक वंश को 94, और सेकंड में पूछे तो गुलाम वंश को। हो सकता है सेकंड पूछ दे, चाहे हो सकता है ऑप्शन दे दे और बोल दे कि भाई सबसे ज्यादा शासन करने वाला दिल्ली सल्तनत पे शासक कौन है, और हो सकता है तुगलक वंश को ऑप्शन में हटा दे और दे दे गुलाम वंश और आपका सैयद वंश और आपका लोदी वंश दे दे, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना होगा कि सेकंड नंबर वाला को आपको सबसे ज्यादा बताना होगा, मतलब गुलाम वंश को टिक लगाना होगा। समझ गए? अगर बीपीएससी वाले हैं तो दो ऑप्शन दे सकता है, 3-4 को का नाम दे देगा और बोलेगा सबसे ज्यादा शासन करने वाला कौन है, इनमें से अधिक, तो इनमें से अधिक लगाना होगा। ये ध्यान रखना होगा आपको, और ये प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा मॉक टेस्ट में। आगे ऑनलाइनर तो खत्म कर दूं। देखिए, भारतीय संगीत का जो है प्रथम फारसी ग्रंथ अगर पूछे, अगर भारतीय संगीत पर प्रथम फारसी ग्रंथ पूछे, लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना किसके कार्यकाल में की गई, तो सिकंदर लोदी के समय में ही तो की गई, क्योंकि सिकंदर शाही सिकंदर लोदी के समय होगा। तो पूरा नाम अगर पूछे कि प्रथम फारसी ग्रंथ है उसका नाम बताइए, तो वो है लज्जत ए सिकंदरी शाही। तो लज्जत ए सिकंदरी शाही जो है क्या है, फारसी ग्रंथ है, और ये प्रथम है। तो भारतीय संगीत पर प्रथम फारसी ग्रंथ अगर पूछे तो ये लज्जत ए सिकंदरी, भारतीय संगीत पर लिखा गया है, ये समझ गए? तो इंपॉर्टेंट है, और ये सिकंदर लोदी के कार्यकाल में की गई। सिकंदर लोदी किस नाम से कविता लिखा करता था, तो एक कविता लिखता था, कौन? सिकंदर लोदी। तो कविता लिखता था, उस कविता का नाम था गुलरुखी। तो गुलरुखी कविता लिखा करता था, तो गुलरुखी नाम का एक कविता लिखता था, जो कि कौन? सिकंदर लोदी लिखता था। लोदी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था, तो हम माना जाता है इब्राहिम लोदी, क्योंकि इसके बाद जो आता है मुगल काल आ जाता है। तो समझ जाइए, इब्राहिम लोदी जो है ये अंतिम माना जाता है, किसका? दिल्ली सल्तनत का। लोदी वंश का भी अंतिम माना जाता है। चलिए, ये तो बात हम जानते हैं कि भाई 1526 में फिर पानीपत का लड़ाई होगा। वर्ष 1518 में लड़े गए खातोली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने पराजित किया था, तो महाराणा राणा सांगा ने पराजित किया था। कौन किया था? महाराणा राणा सांगा ने। ठीक है, याद रखिए। और एक बात जानते हैं, इब्राहिम लोदी अपना खुद ही न्योता बुलाया था कि हमको भाई हटा दो, क्योंकि आप जिससे दोस्ती करने जा रहे हैं और किसी दुश्मन को हराने के लिए एक दोस्त बनाने जा रहे हैं, वो तो उसका लोभ तो बढ़ेगा ना सर, वही छल करेगा। तो इसलिए दोस्ती भी उतना ही करिए जितना सतर्की हो सके। इसलिए बोलता हूँ, शतरंज खेला करें, चेस हर इंसान को खेलना चाहिए जीवन में।
चलिए, तो याद रखेंगे वर्ष 1518 ईस्वी में लड़े गए जो है खतौली के युद्ध, इसमें कौन था? इब्राहिम लोदी। कौन पराजित किया? तो महाराणा राणा सांगा। किसको पराजित किए? लोदी वंश को, इब्राहिम लोदी को। कौन से युद्ध? खतौली के युद्ध। तो खतौली के युद्ध में कौन किसके किसके बीच लड़ाई हुआ है? इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच। कौन जीता खतौली के युद्ध में? महाराणा राणा सांगा। कौन हारा? इब्राहिम लोदी। कब लड़ा गया? 1518 में। चलिए, ये क्लियर हो गया। आपसे पूछेगा पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? इब्राहिम लोदी को पराजित किया। लीजिए, बुलाया था महाराणा राणा सांगा को हराने, हरा भी दिया था, ऐसा नहीं था हार भी गया, लेकिन फिर बाद में पानीपत का प्रथम युद्ध हो गया। अब बाबर ने इब्राहिम लोदी को निपटा दिया। समझ गए? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। आप जानते हैं किस सुल्तान की मृत्यु के पश्चात भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई? तो इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई थी। 1526 में जो है लड़ाई चला था। कौन सा लड़ाई? पानीपत का युद्ध चला था। बोलिएगा नहीं? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच कौन सी युद्ध हुई भाई? बताइए। तो बताएंगे पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ भाई। प्रथम युद्ध में कौन जीता? तो बाबर जीत गया, इब्राहिम लोदी हार गया। लोदी वंश का अंतिम हो गया, लोदी वंश समाप्त हो गया, दिल्ली सल्तनत भी समाप्त हो गया। कौन सा वंश आ गया इब्राहिम लोदी के बाद? तो मुगल वंश आ गया, जो कि कौन था? बाबर था। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो रणभूमि मतलब युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ। तो समझ जाइए, इब्राहिम लोदी जो है कहाँ का शासक था? दिल्ली सल्तनत का था। एकमात्र सुल्तान था जो कि कहाँ मर गया? बेचारा रणभूमि में, युद्ध क्षेत्र में ही मर गया, वीर गति प्राप्त हुआ। तो ये प्रथम था। तो लोदी वंश का भी कहिए और दिल्ली सल्तनत का भी कह सकते हैं आप। समझ गए? ठीक है। चलिए, भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किस शासक ने किया? तो तुर्कों ने किया था। देखिए, शासक बोल रहा है, ठीक है। तो हम जानते हैं पोलो खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया था घोड़ा से गिर के, जानते हैं, जिसे चौगाना बोलते हैं। तो भारत में पोलो खेलने का प्रचलन उसी को कहते हैं जो कि तुर्कों ने शुरू किया था, क्योंकि लाया था कौन? तुर्की, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। और चलिए, और जानते हैं सल्तनत काल में दस्तार बंदान किसे कहा जाता था? तो हम बताएंगे उलेमा को कहा जाता था। तो आपसे पूछेगा कि अच्छा उलेमा क्या है, बता सकते हैं? तो हम बताएंगे हाँ, सल्तनत काल में जो है उसे दस्तार बंदान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बंदान कहा जाता था। तो दस्तार बंदान किसे कहा जाता था? उलेमा को कहा जाता था। किस भारतीय ने संगीत यंत्र तबला एवं सितार का प्रचलन किया था? तो अमीर खुसरो ने शुरू किया था। तो अमीर खुसरो ने क्या किया भाई? तो तबला और सितार का प्रचलन शुरू किया। ये कहाँ अमीर खुसरो की बात कर रहे हो? तो दिल्ली सल्तनत में था अमीर खुसरो, इसलिए बात की जाती है। अगर पूछे हिंदी खड़ी बोली जो होता है उसका जनक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को ही माना जाता है। जो हिंदी खड़ी बोली जाती है उसका जनक अमीर खुसरो को बोला जाता है। और ये तबला और सितार का प्रचलन जो शुरू किया वो अमीर खुसरो ने ही शुरू किया। और ये अंतिम क्वेश्चन आपका है कि सिकंदर लोदी द्वारा फारसी भाषा में अनुवादित ग्रंथ क्या था? फरहंगे सिकंदरी संबंधित था किससे? आयुर्वेदा शास्त्र से। तो अगर आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि आयुर्वेदा शास्त्र जो आप देख रहे हैं ये ग्रंथ है जो कि किससे संबंधित था? तो सिकंदर द्वारा जो है फारसी भाषा में आयुर्वेदा शास्त्र को डब किया गया, अनुवादित किया गया। उस ग्रंथ का नाम पता है क्या है जो कि डब किया गया फारसी में? तो फरहंगे सिकंदरी कहा गया। तो फरहंगे सिकंदरी जो है एक पुस्तक है जिसका नाम जो हम जानते हैं आयुर्वेदा शास्त्र। इसका अनुवाद करवाएगा फारसी भाषा में। कौन करवाया? सिकंदर लोदी ने करवाया। समझ गए? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। अब अंतिम है, सुन लीजिए, पॉइंट सुन लीजिए। और पॉइंट में क्या है कि आपसे पॉइंट में पूछेगा फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नगरों की स्थापना की, जिसमें फतेहाबाद, हिसारा, जौनपुर तथा फिरोजाबाद शामिल थे। तो फिरोज शाह तुगलक जो है, याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक जो है वो बताइए कितने नगर का स्थापना किया? 300 नगरों का स्थापना किया था फिरोज शाह तुगलक। याद रखिएगा, तुगलक वंश में, जिसमें फतेहाबाद अपने नाम से फर्स्ट से फतेहाबाद, याद रखिएगा, हिसार, ये सब हिसार जो शब्द सुन रहे हैं, और जौनपुर, ये सब जो नाम सुनिएगा, ठीक है। और एक फिरोजाबाद। देखिए, फतेहाबाद और फिरोजाबाद ये तो हम समझ गए कि फिरोज शाह तुगलक ने करवाया, लेकिन हिसारा और जौनपुर भी फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, क्योंकि 4 जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें 300 नगरों में 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसारा, जौनपुर, ये सब याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये इसका समय काल बताया जाता है, पता है 1253 से लेके 1325 तक बताया जाता है। सोचिए, 1325 तक बताया जाता है, ठीक है। और ये पता है बलबन, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन माना जाता है। कौन?
अमीर खुसरो। तो आपसे पूछेगा कि अमीर खुसरो कब से कब तक रहा, तो बलबन, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन रहा था, जो कि 1253 से लेके 1325 तक माना जाता है। समझ गए? तो ये होगा। और बलबन के भतीजे मलिक छज्जू और बाद में शासक बलबन के शासनकाल में दरबारी कवि के रूप में था ये। कौन? हमारा अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो जो है वो क्या था? बलबन के समय में था, दरबारी कवि था। मलिक छज्जू याद रखिए भतीजा एक तरह से ये था, और बाद में ये दरबारी कवि बन गया था। कौन? अमीर खुसरो। पहले इसका नाम क्या था पता है? मलिक छज्जू। अमीर खुसरो का याद रखना होगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, उसके बाद क्या होगा कि जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भी ये इतिहास लिखा था। समझ गए? इसके बारे में भी इतिहास लिखा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अमीर खुसरो के बारे में। तो बलबन के समय तो रहा ही, ठीक है? जलालुद्दीन के समय भी रहा, जलालुद्दीन खिलजी याद रखिएगा, और अलाउद्दीन खिलजी, ये दोनों के समय भी रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट था, इन दोनों पे किताब भी लिखा था। चलिए, और ये हिंदी का तो जान ही रहे हैं, और उर्दू भाषा में भी लिखा है, कविता लिखा है। तो कई भाषाओं का ये क्या कहते हैं उसे? विधाता कहिए इसे, ठीक है? और इसका मृत्यु तो 1325 में हो ही गया था, और ज़्यादा सवाल नहीं है इसका। चलिए, तो इतना ही रखते हैं, और भी जानकारी बाद में। फ़ारसी भी जानता था, हिंदी भी जानता था, सभी भाषा का ये। और हिंद का तोता कहा जाता है, पता है ना हमें अमीर खुसरो को? ये मत बोलिएगा कि नहीं बताए, हिंद का तोता कहा जाता है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा।